बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। एक और हंसती, मुस्कुराती, खिलखिलाती और बहुत ही पॉजिटिव सुबह के साथ जुगन काज़िम आपके सामने हाजिर है। व्यूअर्स, कुछ दिन से मैं ये सोच रही हूँ कि एंटी एजिंग में और फेस एंड ब्यूटी से रिलेटेड इतनी नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, इतनी नई ट्रीटमेंट्स आ गई हैं कि हैरान कुन बात है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो लोग करवाते हैं, सोचे समझे बगैर करवाते हैं या मुस्तनद डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाते। आजकल अगर आप पार्लर्स में देखें तो हाइड्रा फेशियल्स और बोटॉक्स और फिलर्स तक लोग करना शुरू हो गए हैं। अब ये वो वाले काम हैं जो प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर अगर आपको अगर आपके फेस पे करे तो फिर तो समझ आती है। लेकिन अगर आप पैसे बचाने के चक्करों में किसी ऐसी जगह से जाके ये चीज़ें करवा लेते हैं तो प्रॉब्लम बनती है। लेकिन बात अब फिलर, बोटॉक्स, फेशियल से बहुत आगे बढ़ चुकी है। बहुत नई और इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स आ गई हैं। देखिए, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है और हर इंसान का हक है कि वो अपने आप को जिस भी तरीके से आगे लेके चलना चाहता है वो लेके चले। लेकिन अगर आप मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 25 साल की उम्र के बाद इंसान को एंटी एजिंग की जो चीज़ें हैं उनको स्टार्ट कर देना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके टीके लगवाने शुरू कर दें और दूसरी चीज़ें करनी शुरू कर दें। लेकिन अगर आपने अपनी एजिंग प्रोसेस को डिले करना है और अपनी एज से काफ़ी कम उम्र लगना है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, आपने कम लगना है अपनी उम्र से, तो फिर आपको प्रॉपर क्रीम्स और ब्यूटी रिजीम जो है अपनी बनानी पड़ती है। और ये सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है, ये मर्द हजरात को भी अप्लाई करता है। क्योंकि देखें, छाइयाँ, रिंकल्स, डार्क सर्कल्स, ये वेरियस डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं ये ख़वातीन को भी होती है, मर्द हजरात को भी होती है, ट्रांसजेंडर को भी होती हैं। तो सारे जेंडर्स जो हैं वो इससे सफ़र भी करते हैं। और जो लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं और जो चाहते हैं कि वो अपने आप को एंटी एजिंग या एजिंग से जितना दूर रख सकते हैं रखें, तो फिर बहुत सी ऐसी आजकल इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। देखें, आजकल तो स्टेम सेल से भी आपकी जो है एजिंग प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है। पहले फेस लिफ्ट्स हुआ करते थे जो बहुत कट्स लगा के, मुंह खींच के, वो बहुत ही कुछ एक ड्रॉनी सी चीज़ होती थी। अब थ्रेड लिफ्ट्स भी आ गए हैं, उसके अलावा जनरल थ्रेड्स आ गए हैं जो आपकी स्किन के अंदर कोलेजन प्रोड्यूस करते हैं। सो बहुत सी चीज़ें आ गई हैं। और वो जो एक इन्वेसिव सर्जरी का ज़माना होता था, इन्वेसिव सर्जरी से मुराद जहाँ पे आपको बेहोश करके काट के चीज़ें रिमूव करके या ऐड करके चेहरे को एक तरीके से किया जाता था। और मुझे याद है कि जब मेरी अम्मी यूज्ड टू बी यंगर, तो जब वो 30s के अंदर थी, तो मुझे याद है कि हम अक्सर जब उनकी फ्रेंड्स वगैरह जब कोई इस तरह की चीज़ कराती थी तो इंसान चेहरा देख रहा होता था कि इनको हो क्या गया है, और बहुत वो अननेचुरल सी लुक आती थी। अब आपकी चॉइस है, आपने एक अननेचुरल सी लुक की तरफ जाना है, जैसे कि कुछ इंटरनेशनल स्टार्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अपने चेहरे को चीज़ें करा देते हैं और कुछ हद तक प्लास्टिक का चेहरा लगना शुरू हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कभी अगर उनको रिंकल्स पड़ रहे हैं तो उसकी उन्होंने ट्रीटमेंट करवा ली, छाइयाँ पड़ रही हैं तो उनको मैनेज करा लिया। अब जैसे कि मैं व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय डॉटर नूर, तो मेरे यहाँ पे बहुत डार्क छाइयाँ पड़ गई थी, तो मैंने फिर जाके कुछ ट्रीटमेंट्स करवाई और उन छाइयों को रिड्यूस कराने की कोशिश की। अब छाइयाँ एक ऐसी चीज़ है अनफॉर्चुनेटली जो इतनी ढीठ चीज़ है, वाहिद चीज़ जो आप अगर ब्यूटी ट्रीटमेंट्स में देखें तो बहुत मुश्किल से जाती है, पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन, या जिसको हम उर्दू में छाइयाँ कहते हैं। सो हर इंसान किसी ना किसी की ट्रीटमेंट तो कराता ही है। लोग लेज़र हेयर रिमूवल कॉमनली करवाते हैं क्योंकि थ्रेडिंग और वैक्सिंग बड़ी पेनफुल प्रोसेस होती है। तो अब लेटेस्ट चीज़ें तो यही हैं कि एक सर्टन एज पे जब यंग लोग पहुंच जाते हैं, बहुत से मर्द हजरात भी जिनके शोल्डर्स पे या बैक पे बाल होते हैं या उनकी बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होती है बॉडी के ऊपर, वो भी लेज़र ट्रीटमेंट्स कराते हैं। सो दुनिया अब चेंज हो गई है और इवॉल्व हो गई है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप अपने आप को ब्यूटिफाई करने की कोशिश करें। लेकिन अगर करना है तो अपनी वजह से करें, क्योंकि आपका दिल चाहता है, इसलिए नहीं क्योंकि आपको फलां ने कहा कि आया है तुम्हारे मुंह को क्या हो गया, या ऐसी लग रही हो या वैसी लग रही हो। बहुत सी अब वेट लॉस ट्रीटमेंट्स भी आ गई हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली हम ब्यूटी एंड एंटी एजिंग की बात करेंगे और कौन सी इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स आजकल अवेलेबल हैं जिनसे आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलता है। होता एक्चुअली ये कि लोग जाके ट्रीटमेंट करा लेते हैं, कोई बड़ा स्पेशल सा कोई फेशियल या कोई फोटो फेशियल टाइप चीज़ करा ली
इवन डॉक्टर के पास जाके, और फिर कुछ ही दिनों के बाद वो रिज़ल्ट जो है वो फेड हो जाता है। तो कोई ऐसी ट्रीटमेंट्स जो लॉन्ग टर्म भी हो, जिनके नुकसान ना हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नुकसान नहीं होना चाहिए और कोई उसका इतना सीवियर साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी जो है वो किसी भी तरीके से इन डेंजर हो। एंड ऑफ कोर्स बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी फॉर एग्जांपल नाक की हड्डी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, उनको सर्जरी करानी पड़ती है क्योंकि उनको ब्रीदिंग के इश्यूज़ होते हैं, तो वो साथ में अपनी नोज़ जॉब भी करा लेते हैं। सो हर बंदे का एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट और डिफरेंट डिमांड होती है, और उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो मेडिकल ब्यूटी इंडस्ट्री है उसने बहुत सी इनोवेशंस क्रिएट की है। क्रीम्स हैं, सीरम्स हैं, देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। और ऑफ कोर्स बेसिक चीज़ें तो यही हैं कि भाई हर इंसान को कम से कम आपने फिज़िकली अपने आप को कुछ नहीं करवाना तो एटलीस्ट ये तो ज़रूर करें कि अपने मुंह को अच्छे क्लेंज़र से क्लेंज़ करें, टोनर का इस्तेमाल करें, मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें, और अपनी आई क्रीम भी यूज़ करें। अगर आप एक सर्टन 25 से ज़्यादा आपकी एज है तो आई क्रीम भी यूज़ करें, और उसके साथ ज़रूर सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। सबसे बड़ा रीज़न छाइयों का और पिगमेंटेशन का एक्चुअली जो है वो सूरज होता है। आपका टू मच एक्सपोजर टू द सन, या आपने सन ब्लॉक नहीं लगाया हुआ, तो उसकी वजह से फिर आपको ये चीज़ें होती हैं। और मेरे साथ भी यही हुआ था। एक दिन धूप में बैठी हुई थी, व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हुई थी, तो वो मार्क्स पड़ गए। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी स्किन का, अपनी बॉडी का, सब चीज़ों का ख्याल रखें। और अगर आपने कोई काम, कोई ट्रीटमेंट या कोई इस तरह की चीज़ करवानी भी है तो सोच समझ के करवाएं और प्रॉपर मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं। अगर किसी चीज़ की मार्केट में कीमत 30,000 है और आपको कोई बंदा कह रहा है कि वो आपकी 5 या 10,000 में कर देगा, तो या तो वो एक्सपायर्ड या ख़राब प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, या कोई जाली चीज़ करने जा रहे हैं, और फिर उसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा, और उसका नुकसान भी फिर उसी लेवल का होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यूअर्स, अगर किसी दवाई जो किसी ने, फॉर एग्जांपल बोटॉक्स अगर आपने किसी को लगाना है, अगर उसकी कीमत ही 25 या 30,000 रुपये है सिर्फ उस चीज़ की, डॉक्टर तो चलो शायद अपना एक्सपेंस छोड़ दे, लेकिन जो एक्चुअल मेडिसिन का खर्चा है वो तो पे करना ही है। और अगर वो आपसे एक एबनॉर्मली कम अमाउंट में कोई आपको ऑफ़र कर रहा है तो फिर आपके भी कान खड़े हो जाने चाहिए कि यहाँ पे कोई मसला है। आज हम एंटी एजिंग पे बात तो करेंगे, लेकिन एहतियात एंड प्रॉपर तशख़ीस करके जाने पे भी हम बहुत बात करेंगे और आपको गाइडेंस भी देंगे। लेटेस्ट एंटी एजिंग टेक्निक्स के बारे में आज बात करेंगे, मगर ब्रेक के बाद आइए पढ़ते हैं किचन की तरफ। शेफ़ रहीला रशीद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आज हमें क्या बनाना सिखा रही हैं आप? आज हम क्लब सैंडविच बनाएंगे, सिंपल। देसी स्टाइल क्लब सैंडविच या गोरा स्टाइल? नहीं, देसी स्टाइल ना, टच ना दें तो मज़ा ही नहीं आता। और बात यह है कि देखिए ना, अब समर्स हैं तो हर वक्त सालन और रोटी और वो जो कहते हैं ना हेवी चीज़ें खाने को दिल नहीं चाहता, स्पेशली दोपहर को तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। बिल्कुल। अब खाना भी खाना है, फैमिली ने भी खाना है, तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है। हाँ बिल्कुल, पूरी ग़िज़ाइयत भी मिल जाती है, चिकन भी अंदर होता है, एग भी होता है, और आप सैलेड भी यूज़ करते हैं, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बच्चे भी फिर एंजॉय करते हैं उसको, और इतना हैवी नहीं महसूस होता बिल्कुल खाने के बिल्कुल। जी, क्लब सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए मुर्ग का गोश्त 1.5 किलो, अंडे 4 अदद, खीरे 2 अदद, सलाद पत्ता हस्ब ज़रूरत, मायोनीज़ का 1 पैकेट ले लेंगे, चीज़ स्लाइस ले लेंगे, और सुरख मिर्च पाउडर, काली मिर्च, नमक, हॉट सॉस और डबल रोटी। तो इसको बनाने के लिए पहले हम डबल रोटी के किनारे काट लेंगे और उसको थोड़ा सा पैन पे सेक लेंगे। फिर उस पर हमने मायोनीज़ में मिक्स करना है जो हॉट सॉस है वो मिक्स करना है, काली मिर्च मिक्स करनी है, थोड़ी सी गाजर और बंद गोभी करके कद्दूकश करके वो मिक्स कर लेंगे। और फिर एक ब्रेड पे हमने वो लगाना है, एक पे चिकन को, मैंने तो चिकन को मैरिनेट करके उसको फिर बगैर ऑयल के अच्छी तरह से पका लिया था। ठीक है, वो मसाले में भी बना सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं, पैन के अंदर भी स्टीम कर सकते हैं। बिल्कुल, वो स्टीम में बड़ा अच्छा बन जाता है। उसके फिर आप उसको अच्छी तरह से जैसे कटा कट कर लें, वो फिर एक तय वो लगा दें, एक सैलेड की लगा लें और एक मायोनीज़ की, और अंडा फेंट के उसमें थोड़ा सा नमक और अगर काली मिर्च डाल के ऑमलेट सा बना के तो वो भी साथ जो है ना
और चीज़ भी डालेंगे कि नहीं? जी, चीज़ के स्लाइस भी डालेंगे। चीज़ की स्लाइस भी डालेंगे। चलो जी, तो बहुत ही मज़े का लजीज सा आज क्लब सैंडविच आपको बना के हम दिखाएंगे, राइट आप ही? जी बिल्कुल। ओके, अब बात ये कि व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं एट पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क हम अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि जो हमारे लेजेंड्स हैं हम उनको ज़रूर ट्रिब्यूट पेश करें। आज 2 लेजेंड्स को हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे एक लेजेंड के बारे में बात करूंगी और फिर आगे जाके शो में जब हम एंटी एजिंग और ब्यूटी की बात कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े सुपरस्टार जो अब हमारे साथ नहीं हैं, हम उनको भी ट्रिब्यूट पेश करेंगे और उनके साथ 2 बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ हमारे साथ होंगी हमारी मीडिया इंडस्ट्री की, जो उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आएंगे। तो आज सबसे पहले हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे आगा सज्जाद किश्वर साहब को। आज 24 में हैं और जैसे कि आप जानते हैं आगा सज्जाद किश्वर साहब एक बेहतरीन ड्रामा एंड फिल्म एक्टर थे। आपने वारिस और आखिरी शब जैसे काउंटलेस ड्रामों में एक्टिंग की। उसके बाद आईना, मेहरबानी एंड ज़िंदगी, खुदा के लिए आपकी फ़ेमस मूवीज़ में शामिल हैं। एक ग्रेट पर्सनालिटी जो अब हमारे साथ नहीं है। अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद फरमाए और आपको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए, आमीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एंटी एजिंग की बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था, अब हम बात करेंगे एंटी एजिंग की और एजिंग के साइंस को रिवर्स करने की। तो हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आमिना राज ने। आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिकल सर्जन हैं और उसके साथ साथ वेट लॉस एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं वेट लॉस एक्सपर्ट इसलिए इतनी एक्साइटमेंट से कहती हूँ क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल वेट लॉस एक्सपर्ट बड़े कम आपको टकरते हैं लोग ऐसे, बिकॉज ये भी एक ऐसी चीज़ है वेट जो आपकी एजिंग प्रोसेस को जो है वो एक तरह से स्पीड अप कर देता है। एग्जैक्टली आजकल एक्चुअली बेसिकली है कि हम समझते हैं कि जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं दे आर द वेट लॉस एक्सपर्ट्स, दे आर इट्स अ टीम वर्क बेसिकली। तो न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो आपकी डाइट, कैलोरी काउंट, उन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा नई मेडिकेशंस, नए इंजेक्शंस, ओरल दवाइयाँ अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि एक्चुअली FDA अप्रूव्ड हो चुकी हैं वेट लॉस के लिए। वो मेडिसिन जो हैं वो सिर्फ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैंने अपनी स्पेशलिटी के बाद स्पेशली आगे से ओबेसिटी एंड वेट मैनेजमेंट में सर्टिफिकेशन की हुई है, सो दैट आई एम फुली क्वालिफाइड टू एडमिनिस्टर एंड प्रिस्क्राइब दोज मेडिकेशन। बिकॉज ऑब्वियसली देखें व्यूअर्स, जहाँ पे बहुत सी दवाइयाँ मार्केट में आ गई हैं और आजकल हम ऑनलाइन पढ़ भी रहे हैं कि ओ फ़लाँ दवाई आ गई और उससे आप मतलब इंजेक्शन आ गया, फ़लाँ गोली आप खा सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करके उनके अप्रूवल के बगैर आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है। ये भी होता है कि लोग सिर्फ 3-4 किलो वज़न कम करना होता है तो उसके लिए इस तरह की चीज़ें शुरू कर देते हैं। तो हर चीज़, हर दवाई हर बंदे के लिए सूटेबल नहीं होती। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पब्लिक सर्विस मैसेज था। अच्छा, आजकल हर इंसान की ज़बान पे आमना एंटी एजिंग है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि एंटी एजिंग तो चलो प्रिवेंशन है ना एजिंग की, मतलब एजिंग से अपने आप को बचाने की कोशिश करना, सही वक्त पे चीज़ें शुरू करना। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि एंटी एजिंग की ट्रीटमेंट्स या जो भी चीज़ है वो शुरू कब करनी चाहिए? आइडियली तो आपको शुरू से ही सन ब्लॉक, मॉइस्चराइजर्स, स्किन की हाइड्रेशन, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये हमारी एंटी एजिंग है सारी ज़िंदगी की। यानी चाइल्डहुड से, अच्छा, अगर बचपन से अगर आप सन ब्लॉक लगा रहे हैं तो एक बच्चा जिसको आप मतलब समझ लें पैदा होते साथ ही या 1 साल की एज से सन ब्लॉक लगा रहे हैं वर्सेस एक ऐसा शख्स जिसने 40 साल की एज में सन ब्लॉक लगाना शुरू किया है, तो अगर आप उन दोनों को 50 पे कंपेयर करेंगे तो जो बचपन से सन ब्लॉक यूज़ कर रहा होगा उसमें आपको डेफिनेटली स्किन यंगर नज़र आएगी, उसकी एजिंग कम हुई होगी, सैगिंग कम होगी, रिंकल्स कम होंगे, स्किन का जो टेक्सचर है वो कम डिस्टर्ब हुआ होगा, कम ख़राब हुआ होगा एज़ कम्पेयर्ड कि एक ऐसे बंदे के जिसने ज़िंदगी में बहुत लेट या 25-30 पे जाके सन ब्लॉक जो है वो शुरू किया हो। क्योंकि मेन फैक्टर्स जो आपकी एंटी एजिंग करते हैं, एक आपकी जेनेटिक्स है, इनहेरिटेंस है, हमारी एज गुजरते वक्त के साथ हमारे सेल्स जो हैं वो स्लो डाउन कर रहे हैं, एज कर रहे हैं।
तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी फंक्शनिंग स्लो डाउन होते डिस्टर्ब हो रही है। तो जो सन है, जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, हमारी आबो हवा है, डस्ट है, पोल्यूशन है, ये सारी एक हमारी major- खुराक भी, हमारी खुराक है, ये सब एक मेजर रोल प्ले करते हैं एजिंग प्रोसेस में। अगर हम अच्छी खुराक लेते हैं, प्रोसेस फूड इस्तेमाल नहीं करते, शुगर चीनी का इस्तेमाल कम करते हैं, क्लीन ईटिंग करते हैं, हेल्दी ईटिंग करते हैं, तो ऑफ कोर्स वो भी हमारी एंटी एजिंग का पार्ट एंड पार्सल है। तो ये सब चीज़ें मतलब एक होलसम चीज़ है कि एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने अपने आप को यंग फिट एंड हेल्दी रखना है बॉडी वाइज भी और फेस वाइज भी, तो आपको शुरू से अपना ख्याल जो है वो रखना चाहिए और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने वो चीज़ें करनी है जो नॉन सर्जिकल नॉन प्रोसीजरल है, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये है। तो हमने जब शुरू में भी मैंने बात की, मैं अभी भी ये बात कहूँगी क्योंकि आजकल कुछ ज़रा सी एक्स्ट्रा बात करते हो तो पकड़ बहुत ज़्यादा है, हर बंदा नाराज़ हो जाता है कि जी आप कह रहे हैं कि लोगों को अपने मुँह पर टीके लगाने चाहिए, ये करना चाहिए। हम बिल्कुल भी नहीं ये कह रहे हैं। हम कह रहे हैं आपको प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। आप मॉइस्चराइज करें अपनी स्किन को, सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम कितनी उनके ऊपर आपने लोशन मुझसे क्रीम पूछा, वगैरह मैंने तो लगाते कहा हैं। शुरू से सन ब्लॉक लगाएं, अच्छा मॉइस्चराइज़र जिसमें सेरेमाइड्स हों, ग्लिसरॉल्स हों, मतलब गुड इंग्रेडिएंट्स। नॉट जस्ट महंगे की ज़रूरत नहीं है, महंगे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। आप नॉर्मल रेगुलर जो मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र्स हमारे मुल्क में अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, वो ज़रूर इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि उसमें सेरेमाइड्स हों, हाइलुरोनिक एसिड हो, ग्लिसरॉल हो। ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक मॉइस्चराइज़र को आपकी समझ लें उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और आपकी स्किन को हेल्दी रखते हैं। लेकिन कौन सी एज पे छोटे मोटी चीज़ें करा लेनी चाहिए ताकि आगे जाके आपको कुछ बड़ा ना कराना पड़े? यूजुअली आई वुड से कि अगर किसी को कोई एक्नी नहीं है, कोई एक्नी स्कारिंग नहीं है, कोई पिगमेंटेशन नहीं है, तो अप अंटिल द एज ऑफ मतलब 25-30 साल के दरमियान कोई एक ऐसा टाइम है जिस पे आपको आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर लेना चाहिए। अगर किसी को एक्नी है, यानी वो टीनेज में होती है ऑफ कोर्स, और उसने बहुत ज़्यादा खड्डे डाल दिए हैं और स्कारिंग बहुत ज़्यादा छोड़ी है, तो उसका इलाज जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। एक तो एक्नी का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए और साथ ही स्कारिंग को एज सून एज़ पॉसिबल ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो भी कोलेजन डैमेज होके जब खड्डे बन जाते हैं तो जब तक हम उनको स्टिमुलेट नहीं करेंगे वो दोबारा मतलब रीसर्फेसिंग नहीं होगी। रीसर्फेसिंग बहुत ज़रूरी है, कोलेजन प्रोडक्शन दोबारा ज़रूरी है, और अगर हम उसको डिले करते जाएंगे तो जितना लेट हम एक्नी स्कारिंग का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उसकी रिकवरी उतनी कम और उतनी मुश्किल होती है। तो उसको ट्रीट करें जल्दी। अगर किसी को पिगमेंटेशन इश्यूज़ हैं, अनइवन टोन है, फ्रेकल्स हैं, जैसे चाइल्डहुड से या टीनेज से अर्ली ऑन फ्रेकलिंग होना शुरू हो गई, उसको भी जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। अदर देन दैट 25 से 30 साल की ब्रैकेट के अंदर 30 पे तो डेफिनेटली शुरू कर लेना चाहिए। 25 से 30 साल में मैं ये कहूँगी कि हम अच्छे सिरम्स यूज़ कर सकते हैं, अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं जो कि एंटी एजिंग की तरफ मतलब समझ लें एक फ़र्स्ट स्टेप है कि आपने कुछ क्रीम्स, मॉइस्चराइज़र्स और सिरम्स जो कि एज को स्लो डाउन करते हैं उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। सिंपल चीज़ें, प्रोसीजर्स लाइक माइक्रोडर्माब्रेशन, हाइड्रोफेशियल, माइक्रो नीडलिंग, ये वो चीज़ें अगर आपके फेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपने थोड़ा थोड़ा प्रिवेंशन करनी है तो ये चीज़ें हम स्टार्ट कर सकते हैं। जो इंजेक्टेबल्स हैं वो यूजुअली 30-35 के ब्रैकेट के बाद हम ऐड ऑन करते हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली ना करें, सिर्फ सिंपल चीज़ों के ऊपर रहें। देखें, अब इंजेक्टेबल्स में बात कर रहे हैं बोटॉक्स, फिलर्स, ये मेन आपके एंड PRP। पीआरपी को हम यंग एज पे भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि पीआरपी आपके हेयर लॉस में बहुत मेजर रोल मतलब हेयर लॉस की प्रिवेंशन में, हेयर की इम्प्रूवमेंट में, हेयर की समझे रिकवरी में और बहुत फेस हद तक की भी। हाँ, फेस की भी। अब देखिए ना, अंडर आई में बहुत सी चीज़ें नहीं काम करती लेकिन पीआरपी का डार्क सर्कल्स ज़्यादातर के लिए भी रिजल्ट काम अच्छा करती है, कोलेजन प्रोडक्शन के लिए भी काम करती है, मतलब इट्स अ नेचुरल वे। तो फ़र्ज़ करें कि आपने अभी बोटॉक्स फिलर पे नहीं जाना और अभी आपको बहुत ज़्यादा मसला नहीं है तो आप फेस के लिए पीआरपी को हम डायरेक्ट इंजेक्ट भी कर सकते हैं, उसको नैनो नीडलिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं पीआरपी को इंजेक्ट करने और इन्फ्यूज़ करने के भी, तो वो किया जा सकता है। इट्स लाइक कुछ लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर आमना अभी हम आई नो कि मैं 35 क्रॉस कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ लेकिन अभी मैं ना बोटॉक्स और फिलर्स के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मुझे कोई नेचुरल तरीका चाहिए कि मैं कैसे अपनी स्किन को रीसर्फेस कर लूँ, इम्प्रूव कर लूँ, टेक्सचर को इम्प्रूव कर लूँ। तो हम उनको माइक्रो नीडलिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी, सिंपल नैनो नीडलिंग, पीआरपी के साथ कॉम्बिनेशन में सजेस्ट कर लेते हैं
क्यों PRP सजेस्ट करते हैं? बिकॉज PRP कंटेन्स अ लॉट ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। अल्लाह और ताला वो ने हमारे आपके ही अंदर से Yes. आपके ही blood से नेचुरल है ना, निकलता नेचुरल। अब कोई आप कुछ लोग हैं बहुत होलिस्टिक हैं, वो कहते हैं हमने नेचुरल वे में एज करना है, ग्रेसफुली करना है, तो हमें नेचुरल चीज़ बताएं। तो PRP इज़ लाइक अ नेचुरल थिंग। वो आपकी अपना ब्लड है, उसमें से हमने प्लेटलेट्स सेपरेट किए। अल्लाह ताला ने प्लेटलेट्स को फैक्ट्रीज ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स समझ ले बनाया हुआ है। जहाँ हमारी बॉडी में हीलिंग चाहिए, नए सेल बनने हैं, वहाँ प्लेटलेट्स जाएंगे, वो अपना काम करेंगे और ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम वो प्लेटलेट्स अलग करके उनको एक्टिवेट करके री इंजेक्ट कर देते हैं नैनो नीडलिंग के साथ या डायरेक्ट इंजेक्शन के साथ। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो ग्रोथ फैक्टर्स स्किन में जाके वहाँ सिग्नल करेंगे, वहाँ कोलेजन बनाएंगे, वहाँ हाइड्रेशन करेंगे, वहाँ प्रोटीन्स प्रोवाइड करेंगे कि नए सेल बने, स्किन टाइट हो, ग्लो करती है, ओपन पोर्स बेहतर हो जाते हैं। तो PRP की एक जनरलाइज्ड स्किन रिजुविनेशन में अच्छा खासा रोल है। अच्छा, आप देखें, एक कुछ लोग होते हैं जिनको बाद में हिट करता है। ये तो वो चीज़ें जो हम प्रिवेंशन के तौर पे या मतलब साथ थोड़ा थोड़ा कर कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो 35-40 की उम्र पे आके या 50 साल की उम्र पे आके एकदम से शीशे में देखते हैं और कहते हैं यार मेरे मुंह पे तो बहुत झुर्रियाँ पड़ गई, या किसी ने कहा कि यार तुम्हारी बड़ी यहाँ पे लाइनें पड़ी हुई हैं, या तुम्हारी आंखों के नीचे बड़ी लाइंस हैं, हल्के बहुत डीप हो गए हैं, या इस किस्म की चीज़ों पे हो जाता है कि आपकी जॉ लाइन जो है वो बिल्कुल ही वो रही नहीं। तो ऐसे लोग क्या करें? क्योंकि देखिए मैं ये बात करी थी कि जब मैं छोटी होती थी तो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अबाउट 20 इयर्स अगो फेस लिफ्ट की बात होती थी, लेकिन फेस लिफ्ट में आपकी पूरी के पूरे फेस को उठा दिया जाता था और इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता था कि कुछ लोगों का तो ठीक लगता था, कुछ लोगों का बड़ा अजीब सा लगता था जैसे मुंह के ऊपर सारा खींच दिया। अब इतनी एक्सट्रीम, और ये ऑपरेशन होता था और बेहोश करके करते थे और वो सारा कुछ, और बड़ा प्रॉपर ऑपरेशन होता था। तो अब क्या ऑप्शंस हैं ऐसे लोगों के लिए जो मार्क डिफरेंस ज़रूर चाहते हैं लेकिन नेचुरल भी लगना चाहते हैं? देखिए, अब जो है पुराने ज़माने में सर्जरी थोड़ी सी एग्जैजरेटेड की जाती थी, बहुत लेट करके की जाती थी। अभी भी अगर कोई 55 या 60 पे हमारे पास आएगा और उसने कोई मेंटेनेंस नहीं की, तो हो सकता है कि उसको हम रेकमेंड करें कि आपको सर्जरी ही चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि आपको नॉन सर्जिकल चीज़ों से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना कि आप चाह रहे हैं। अगर कोई कहे कि मुझे सर्जरी नहीं करानी, ऑल्दो फेसलिफ्ट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, अब मिनिमली इन्वेसिव राइटेक्टमी होती है या बहुत ही मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी होती है, वो भी सिर्फ इतना सा हिस्सा हम ओपन अप करके लिफ्ट करके एक सूचर थ्रेड के ज़रिए उसको टाई कर देते हैं और फिर इस एक्स्ट्रा स्किन को कट करके, तो आपकी नेक और जो बेसिकली जॉ लाइन है उसके लिए फेसलिफ्ट इज़ स्टिल अ वेरी 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 समझ लें अमेजिंग प्रोसीजर। लेकिन अक्सर लोग होते हैं कि उससे डरते हैं या वो डायबिटिक होते हैं, वो करवा नहीं पाते। अच्छा, एक और चीज़ है ना, देखिए निशान भी तो उसके बड़े अजीब होते थे। मामा की जो इक्का दुक्का 2-3 फ्रेंड्स ने बल्कि जब फेसलिफ्ट करवाया, वो पुराना वक्त था ना, तो यार अब वो तो पूरा साइडों से ना अगर आप ऐसे करते थे तो पूरे निशान नजर आते थे। अब वही बता रही हूँ कि वो मिनिमली इन्वेसिव होती है, बहुत ही स्मॉल एरिया में की जाती है और नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स को उसके साथ हम सप्लीमेंट करते हैं। यूजुअली लोग क्या चाहते हैं, लोग कहते हैं अच्छा डॉक्टर साहब सर्जरी एक ऑप्शन है, मुझे पता चल गया, लेकिन मैं चाहूँगी या चाहूँगा कि पहले मैं नॉन सर्जिकल चीज़ों को मैक्सिमम ट्राई कर लूँ। अगर मुझे उसी से बेनिफिट हो जाते हैं और मेरे 5-10 साल और गुजर जाते हैं तो मैं सर्जरी को मैक्सिमम हद तक अवॉइड करना चाहूँगा। तो दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। उसमें सबसे ज़्यादा फिर जो आपकी समझ लें सर्जरी से जो लेस ऑप्शन है नॉन सर्जिकल चीज़ों में, वो थ्रेड्स हैं, जो थ्रेड लिफ्ट है। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। थ्रेड लिफ्ट पे भी मैंने बात करनी है कि ये एक्चुअली होती क्या चीज़ है। उसके साथ साथ ये भी सुना है कि थ्रेड लिफ्ट के अलावा थ्रेड्स वैसे भी इस्तेमाल होती हैं चेहरे के अंदर लिफ्ट के अलावा भी, तो वो क्या कहानी है। और उसके साथ साथ कोई नई स्टेम सेल की भी कोई टेक्नोलॉजी आई है जो मतलब बड़ी कोई इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, उस पर भी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। आज का शो हम उन सब लोगों के लिए कर रहे हैं जो कुछ करना चाहते हैं बट घबराते हैं मेजर सर्जरी से, या इन बिटवीन स्टेज में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भी ख़राब नहीं हुआ, मतलब चेहरा बहुत ज़्यादा एजिंग की तरफ भी नहीं गया, लेकिन एट द सेम टाइम वो वाला चेहरा नहीं है जो यंगर ईयर्स में था। 100 ऑप्शंस में मतलब मेरे हिसाब में
हमारे पास जो हैं वो इतनी ऑप्शंस हैं डिफरेंट ट्रीटमेंट्स की कि हर एक के लिए ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ किया जा सकता है। एग्जैक्टली हर बंदे के हिसाब से चीज़ को कस्टमाइज़ किया जाता है, लेकिन अगेन मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएंगे जिनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, जो क्वालिफाइड हैं इस फील्ड में, फिर तो ठीक है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा ये जो पार्लर्स के अंदर लोगों ने बोटॉक्स, फिलर्स, हाइड्रा फेशियल शुरू कर दिए, ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि भाई जस्ट बिकॉज आपको कोई चीज़ सस्ती लग रही है आप चले तो जाते हैं, लेकिन अगर आपको बोटॉक्स की ज़रूरत नहीं है, आपको फिलर की ज़रूरत नहीं है, या हाइड्रा फेशियल आपके लिए है ही नहीं, आपको कोई उसका फ़ायदा ही नहीं होगा। अब जैसे कि मैं जब डॉक्टर आमना के पास गई, मैंने कहा मैंने हाइड्रा फेशियल कराना, का जुगन तुम्हारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, ये चीज़ नहीं करानी, तुम ये वाली लेज़र ट्रीटमेंट करवा लो। सो द पॉइंट इज़ हर बंदे के हिसाब से कस्टमाइज डॉक्टर ही कर पाता है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर आमना राज हमारे साथ हैं। हमारी बेसिकली आज एंटी एजिंग एक्सपर्ट के तौर पे हमने इनको बुलाया, इवन दो शी इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिकल सर्जन हैं, आप वेट लॉस एंड ओबेसिटी की एक्सपर्ट हैं, तो ये सारी चीज़ें इनके ज़ुमरे में आती है, बट आज हम स्पेसिफिकली एंटी एजिंग की बात करें। अच्छा, ब्रेक से पहले आपने बात छोड़ी थी थ्रेड्स के ऊपर, थ्रेड लिफ्ट के ऊपर। थ्रेड लिफ्ट में और फेस लिफ्ट में पहले फ़र्क बता दें। देखिए, फेस लिफ्ट इज़ बेसिकली काटापीटी सर्जिकल प्रोसीजर है। हम ये भी कहते हैं कि हम नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट करते हैं। जो नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट है वो थ्रेड लिफ्ट से किया जाता है विद कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसीजर्स। जैसे अगर आप स्किन को लिफ्ट करना चाह रहे हैं तो थ्रेड्स एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि हम उससे स्किन को लिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की स्किन बहुत लूज़ हो चुकी है और गर्दन बहुत लटक चुकी है, फिर उसके लिए थ्रेड लिफ्ट बहुत ज़्यादा समटाइम्स फ़ायदा नहीं देता, वो सर्जरी के ही कैंडिडेट होते हैं। तो सबसे पहले तो उसको भी डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो एक तो सर्जिकल फेस लिफ्ट हो गया, एक फिर आपका नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट हो गया। जो नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट है वो यूजुअली थ्रेड्स के साथ और एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस की हेल्प के साथ, जैसे लेज़र्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी, हाईफू के साथ कॉम्बिनेशन में जो है वो हम नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट कर सकते हैं। वो सर्जिकल फेस लिफ्ट का 100% कंपेरेबल तो नहीं हो सकता, लेकिन आप समझ लें कि प्रॉबली एनीवेयर बिटवीन 50 to 70% आप उसके जो थ्रेड लिफ्ट के रिजल्ट्स हैं वो सर्जिकल फेस लिफ्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि जो थ्रेड लिफ्ट होता है वो 1.5-2 साल तक चलता है। हाँ, अब थ्रेड लिफ्ट की डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट थ्रेड्स हैं। हमारे पास पीडीओ थ्रेड्स होते हैं, PLLA होते हैं, PCL टाइप के डिफरेंट जनरेशन्स हैं अब थ्रेड्स की। थ्रेड लिफ्ट की टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पिछले तकरीबन 1 डेकेड में, मतलब 10 साल में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स आ गई हैं और ये दोबारा फ़ैशन में आए हैं। एक्चुअली तकरीबन 20-25 साल पहले फ़ैशन में होते थे, लेकिन वो नॉन एब्जॉर्बेबल होते थे। नॉन एब्जॉर्बेबल का मतलब ये है कि जब वो स्किन के अंदर चला गया तो वहीं रहेगा और आप एज करते जा रहे हैं और बाकी लटकती जा रही है, तो उसको बाद में सर्जरी से निकालना पड़ता था, इसलिए वो आउट ऑफ फैशन चले गए थे। अब दोबारा जब ये समझ लें मेरे एक रीलॉन्च हुए, एक मर्द हैं, उन्होंने वेट बहुत ज़्यादा कम किया था एंड ही वाज नॉट दैट ओल्ड, उनकी आई थिंक 35-36 एज थी, ये कोई 20 साल पुरानी बात है। तो आई रिमेंबर कि उस वक्त मैंने सुना कि उन्होंने अपना थ्रेड लिफ्ट कराया और फिर एक थ्रेड साइड से टूट गया, एक साइड का थ्रेड टूट गया, तो एक साइड उनकी उठ गई और दूसरी साइड जो है वो, अब वो क्योंकि नॉन एब्जॉर्बेबल होते थे, जिसका मतलब है कि वो डिज़ोल्व नहीं होते थे, उसने वहीं रहना है जब तक कि आप उसको निकालेंगे नहीं। ठीक है, अब जो थ्रेड्स हैं वो एब्जॉर्बेबल सूचर्स हैं या एब्जॉर्बेबल थ्रेड्स हैं, जिसका मतलब ये है कि वो जितनी मुद्दत तक, यानी जिस टाइप का वो थ्रेड है उतनी मुद्दत तक वो अंदर रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होता रहेगा, वो लिफ्ट भी करेगा और वो कोलेजन प्रोडक्शन भी करेगा। बट उसके अंदर है क्या जो डिज़ोल्व होएगा? वो ये पॉलीडाइक्सिनॉल बिल्कुल भी नहीं, जैसे पीडीओ के बने होते हैं, PLLA के बने होते हैं या PCL के बने होते हैं। ये वो मटीरियल है जो आपके सर्जरी में टांकों के लिए यूज़ होता है। जैसे हम आपके अंदर आपकी सर्जरी हो रही है और आपके मसल्स की लेयर्स क्लोज हो रही हैं, तो वो वाले जो टांके अंदर इस्तेमाल होते हैं उन्हीं के मटेरियल से ये थ्रेड्स बनाए जाते हैं। इसमें मोनो डायरेक्शनल भी होते हैं, बाई डायरेक्शनल भी होते हैं, इन पे छोटी छोटी कोन्स चढ़ी हुई होती हैं, या आप समझ लें जैसे खारदार तार होती है उसके ऊपर छोटे छोटे जैसे हम कांटे लगे हुए होते हैं। वो क्या करती है, उसका मतलब कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊँ एज ए ले पर्सन कि फ़र्ज़ करें कि अगर आपकी खारदार तार है और आपका कपड़ा उसमें फंसा है, तो कपड़े की अगर इतनी लेंथ होगी तो वो फंसेगा तो वो इतना सा हो जाएगा। ठीक है, जिसका मतलब है कि अगर इतनी स्किन है उसमें आप थ्रेड डालेंगे तो उसका साइज़ या उसकी लेंथ श्रिंक होकर छोटी हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं
लिफ्टिंग के लिए कि अगर आपने इतना लंबा धागा डाला है अंदर और आप स्किन को लिफ्ट कर रहे हैं तो वो धागा स्किन जो है वो धागे के साथ अटैच होती जाएगी और लिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद वो धागा वहीं पे रहेगा और वो आहिस्ता आहिस्ता एक तो उसने होल्ड किया, एक तो उसने होल्ड करके लिफ्ट कर लिया, वो खारदार समझ लें कांटे जो ऊपर होते हैं या कोन्स होती हैं, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जब डिज़ोल्व होना शुरू होगा तो उस पाथ में उसके सराउंडिंग में वो कोलेजन बनाता है, नया कोलेजन बनता है। जब आपकी स्किन में नया कोलेजन बनेगा तो स्किन आपकी वहाँ से टाइट होगी, लिफ्ट होगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली थ्रेड लिफ्ट का जो है वो आपको रिज़ल्ट आता है। थ्रेड लिफ्ट का रिज़ल्ट यूजुअली आपको 2 to 6 वीक्स में आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू होता है और 3 मंथ्स पे मैक्सिमाइज़ करता है क्योंकि वो कोलेजन प्रोडक्शन होती रहती है। जो पीडीओ थ्रेड्स हैं वो यूजुअली जो मोनोफिलामेंट होते हैं यानी जो शुगर थ्रेड्स या कोलेजन प्रोडक्शन के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो 2 वीक्स से 6 वीक्स में डिज़ोल्व होते हैं। जो ये वाले जो आपके लिफ्टिंग वाले थ्रेड्स का भी वही बेनिफिट होता है? लिफ्टिंग नहीं होती उससे। जो आपके मोनो थ्रेड्स हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो लिफ्टिंग थ्रेड्स हैं उनके ऊपर खारदार जैसे कांटे होंगे या कोन्स होंगी या वो वायर की बार्ब्ड वायर की तरह होगी। जो शुगर या मोनो थ्रेड्स हैं वो एक बाल की तरह होगा, यानी आपका लिटरली एक धागा है या बाल सा है वो आपने अंदर डाल दिया। उसका काम यह है कि वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा लेकिन वो वहाँ पे कोलेजन बना देगा, तो वो आपके अंडर आई सर्कल्स के लिए फाइन जैसे रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं और वो फिर पिघल सा गया। हाँ जी बिल्कुल, अंदर जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है। 2 to 6 वीक्स में आहिस्ता आहिस्ता वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है। वो आपकी नेक की लाइंस के लिए, आपकी फेस की क्रेपीनेस के लिए, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं चाहिए लेकिन आप वहाँ हाइड्रेशन या टाइटनेस का इफेक्ट देना चाहते हैं, वो वहाँ पे यूज़ होता है। अच्छा, अब ये लास्ट कितनी देर करते हैं? जैसे मैंने 1.5 से 2 साल की बात की, तो क्या ये सारे जो हैं 1.5 से 2 साल तक डिफरेंट लास्ट करते हैं? जो पीडीओ थ्रेड्स होते हैं उनका इफेक्ट 1 साल तकरीबन रहता है। जो PLLA हैं, जो सेकंड जनरेशन थ्रेड्स हैं लिफ्टिंग वाले, उनका तकरीबन 1.5 साल रहता है। और जो PCL हैं थर्ड जनरेशन, उनका इफेक्ट यूजुअली 1.5 से 2 साल तक रहता है। तो और अक्सर लोगों को फ़ौरन ज़रूरत नहीं होती, ये नहीं होता कि आज 2 साल पूरे हुए तो आपका फेस लटक गया, नहीं। उसका मतलब ये है कि जो कोलेजन प्रोडक्शन हुई हुई थी वो तो वहाँ रहेगी, बाकी जो आपकी एजिंग साथ साथ चल रही थी उसको आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा रिवाइव करने की ज़रूरत है। तो यूजुअली रिपीट करने के लिए 1.5 से 2 साल के बाद हमें थ्रेड लिफ्ट रिपीट करना पड़ता है, उससे पहले हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मुझे एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि जब हम आमना से मेरी डिस्कशन हुई कि हम ये वाला शो करते हैं तो पहले तो मैंने कहा कि यार थ्रेड्स की नहीं बात करनी, महंगा नुस्खा है। लेकिन अगर आप हिसाब लगाएं, लोग जो फिलर्स और बोटॉक्स और 1000 और चीज़ें करवाते हैं हर 3 से 6 महीने के बाद, अगर आप उसको 1.5 साल के अंदर कंबाइन करें तो एक्चुअली थ्रेड लिफ्ट इन सम वेज उससे सस्ता नुस्खा ही बनता है। देखो एक तरह से, हाँ एक तरह से यस, और दूसरी बात ये कि अब रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब किसी के रिक्वायरमेंट, भाई आपको फिलर या आपको फिलर सूट नहीं करता, फिलर आपके कुछ सूट लोग नहीं रिएक्ट करता, कर जाते हैं, फिलर सूट नहीं करता या आपको वॉल्यूम नहीं चाहिए। देखो फिलर आपको देगा वॉल्यूम, फिलर ने आपके जो डिप्रेस्ड एरियाज हैं उनको भर देना है और वहाँ वॉल्यूम बुरा ना मनाना हमना। हाँ। पिछले 10 सालों में लोगों ने इतने फिलर्स कराए कि एक तो मतलब इतने जिस्म होते थे और इतने बड़े बड़े मुंह होते थे, दूसरी चीज़ ऐसे लगता था कि जैसे प्लास्टिक का गोल सा एक ओवल सी बहुत ज़्यादा, इसलिए क्योंकि वो आप देखें फेस जो लूज स्किन है वो गुब्बारे की तरह है। अब वो जब तक आप उसको 100% फिल नहीं कर देंगे वो स्ट्रेच और शाइनी नहीं लगेगी, तो लोग उसको 100% स्ट्रेच और शाइनी लगाने के लिए वो समझते हैं कि फिलर इज दी ओनली ऑप्शन, और एक्स्ट्रा कर देते हैं ना, जबकि ऐसा नहीं है। अब आपकी स्किन में अगर आधे फिलर की जरूरत थी, किसी बंदे ने कहा कि 2 फिलर लगा दें, जरा सा मेरा मुंह प्लम्प लगे, तो फिर वो प्लास्टिक लुक आ जाती थी। देखिए आई एम ऑल फॉर वो सारी चीज़ें जो इंसान यूज़ करना चाहता है ब्यूटिफिकेशन के लिए, मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं हूँ। देखिए हर बंदे की अपनी एक वो चीज़ है, इंसान जब अननेचुरल लगना शुरू हो जाता है तो थोड़ी सा ऑड लगता है, लेकिन अगर वो खुद अपनी ज़ात में खुश है तो सानू की, जैसे कि याद है एक दो दफा जब आपके साथ गप लगा रही थी तो मैंने आपको कहा हमारे लोग इतना प्लास्टिक का हम यूजुअली अवॉइड करते हैं, बट अगर कोई इंसिस्ट कर रहा है कि जी मेरा मुझे फिलर की जरूरत नहीं है होंठ में, लेकिन आप भर दे मेरे होंठ, तो आप बंदा पीपल वांट रशियन लिप्स, एंजेलिना जोली का नाम लेते हैं, ऐसे लिप्स बना दें वैसे लिप्स बना दें, फ्लां स्टार की तरह कर दें, द सिस्टर्स मशहूर सिस्टर्स जो हैं उनकी तरह कर दें। कार्डाशियन से ही शुरू हुआ था ना ये खिंचा हुआ मुंह, इतने बड़े होंठ, जो
मतलब वो अपने राइट में खूबसूरत हैं, उनका हक है वो जो मर्जी करें। जिसका मेरा सिर्फ पॉइंट ये होता है कि जब हम इस किस्म के प्रोग्राम्स करें आमना, तो लोगों को गाइडेंस मिलनी चाहिए कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शंस और तो 100 पार्लरों में या छोटी छोटी दुकानों में जाके खुदा का वास्ता ये चीज़ें ना करें। जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था, अगर एक दवाई की कॉस्ट 25 से 30 हज़ार है, स्टैंडर्ड उसकी एक ये कॉस्ट है, आप जाके वो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उस दवाई के साथ 5,000 का 10,000 का, या तो वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है या वो चीज़ है ही नहीं, या पता नहीं क्या आपके मुंह में डाला असल में डिफरेंट ब्रांड्स हैं, आपको अच्छा ब्रांड यूज़ करना चाहिए। देखें, हमें पता है कि अगर कोई ऐसी कंट्री का ब्रांड है जो कि हमें ऑथेंटिक नहीं है, हमें आइडिया नहीं है कि उसकी मेक कैसी है, तो हमें उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स बेसिकली जो हैं वो जितना प्योरीफाइड होगा वो उतना ज़्यादा महंगा होता है। तो 2-3 ब्रांड्स ही हैं जो अच्छी कंट्रीज़ हैं जो बनाती हैं। अगर आप चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर चले जाएंगे, अनफॉर्चुनेटली उनमें भी अच्छी होती होंगी, लेकिन जब तक आपको प्योरीफिकेशन का ना पता हो, प्रोसेस का ना पता हो, स्टरलाइजेशन का ना पता हो, तो आप रिस्क नहीं ले सकते। आपने एक चीज़ मंगवानी है जिसके आपने डॉलरों में पैसे देने हैं, आपने ये भी देखना है ना कि डॉलर की कीमत कहाँ गई है। तो ये वाली चीज़ें याद रखें कि देखिए, जो चीज़ की जितनी कॉस्ट है उतने में आप अगर कराएंगे, आपको लॉन्ग टर्म और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आई ऑलवेज से कि आप कम करा लें, लेकिन हम प्रोडक्ट पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। प्रोडक्ट पे ना, क्योंकि देखिए आपकी स्किन के अंदर जाना है, आपके जिस्म में अब्सॉर्ब होनी है चीज़। अच्छा, अब ये आप कुछ बालों के बारे में भी बता रही थी, क्योंकि देखिए जब हम एंटी एजिंग की बात करते हैं तो हमने स्पेसिफिकली ये कहा था कि फेस एंड नेक की बात तो करेंगे, लेकिन बालों की भी, क्योंकि वक्त के साथ खवातीन के बाल भी गिरते हैं और मर्दों के भी। अब मेरे बाल, मतलब जो मेरे टीन्स में थे या बचपन में थे, उस वक्त से अब तक मुझे एक्चुअली आमना, मैं कुछ दफ़ा कहती हूँ कि मुझे लगता है मेरे आधे हो गए हैं बाल। वो इसलिए क्योंकि एज कर रहे हैं ना, तो बाल भी एज कर रहे हैं। बाल के भी जो सेल्स हैं, आपके स्टेम सेल्स हैं जिन्होंने नए बाल बनाने हैं, वो भी एज कर रहे हैं, आपकी रूट्स एज कर रही हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वीक हो जाएंगी, वो बाल नहीं बनाएंगी, वो डिवाइड नहीं करेंगे, तो आपके गिरते जाएंगे। काफ़ी हद तक तो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन कुछ वो 100% रिकवर नहीं होते। एक तो एजिंग का प्रोसेस है, ये देखिए ना, बिफोर एंड आफ्टर हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहे हैं व्यूअर्स। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से, यानी आपकी आयरन की कमी की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से, B12 की कमी की वजह से, थायराइड प्रॉब्लम्स की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से भी फीमेल्स में हेयर लॉस हो सकता है। PCOS की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से एज रिलेटेड चेंजेस आते हैं, फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस होना शुरू हो जाता है। तो हम PRP ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम PDO थ्रेड्स, जो मैंने शुगर थ्रेड्स की बात की, वो स्कैल्प की भी स्टिमुलेशन के लिए, उसके हेयर को डिवाइड करने में स्टिमुलेट करते हैं, और जिससे आपकी हेयर ग्रोथ होती है। एक जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है जिसको स्टेम सेल थेरेपी बोलते हैं, वो भी हम करते हैं। उसका भी एक समझ लें नेक्स्ट जनरेशन वर्जन आ गया है जिसको एक्सोसोमल थेरेपी बोलते हैं। हाँ, लेकिन वो सर पे और मुंह पे और गर्दन तीनों पे हो सकती है। तीनों पे हो सकती है, लेकिन उसकी सर की बिल्कुल डिफरेंट है, और उसकी जो आपके फेस का और नेक का प्रोडक्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक्सोसोमल थेरेपी ऐसी है कि जैसे आपने 6 PRP के ट्रीटमेंट्स एक एक्सोसोम थेरेपी के साथ कर दिए हैं, क्योंकि आपके बालों में, अगर आपके समझ लें PRP में, एक PRP में थाउजेंड्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, तो आपके जो है ना एक एक्सोसोम की वायल में 10 बिलियन एक्सोसोम्स होते हैं। तो एक्सोसोम का काम क्या है? एक्सोसोम एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो समझ लें मैंने और आपने इंटरैक्ट करना है, तो हमने आपस में कम्युनिकेट करना है ज़बान से, बात से, एक वर्ड से। तो मैं जुगन को कह रही हूँ, जुगन मुझे आपका कप पसंद है, या मुझे कप दे दो, ठीक है, या इसमें पानी डाल दो, तो मुझे बोलना पड़ रहा है, मुझे आपको सिग्नल देना पड़ रहा है, या मैं हाथ से इशारा करूँगी। 2 तरीके हो गए। अब एक्सोसोम क्या करता है? एक्सोसोम एक मॉलिक्यूल है जो एक सेल से निकलता है और दूसरे सेल के पास जाता है, और उसके अंदर मैसेंजर RNA होते हैं। वो दूसरे सेल को बताता है कि यार मैं ये काम तुम्हें कहने आया हूँ, तुमने ये काम करना है, इन लेमैन टर्म्स जो मैं आपको वो करता है और फिर वो एक्सोसोम उस सेल से वो काम कराता है। तो एजिंग सेल्स हों, वूंड्स हों, इन्फ्लेमेशन हो, आपको जहाँ रीजेनरेशन चाहिए हो, वहाँ पे आप उस सेल का स्पेसिफिक एक्सोसोम, ये स्टेम सेल से निकलते हैं, मेसेनकाइमल स्टेम सेल से डिराइव्ड होते हैं या प्लांट बेस्ड होते हैं, तो आपने एक्सट्रैक्ट कर लिए, उनको प्योरीफाई कर लिया, उनको लायोफिलाइज कर लिया यानी फ्रीज़ कर लिया, ठीक। उसके बाद वो आपके पास वायल में आ गए। अब मैंने अगर बाल वाला करना है तो मैं बाल वाला मिक्स करूँगी, आपको इंजेक्ट करूँगी,
वो एक्सोसोम्स आपके बालों की स्किन पे हाइड्रेशन इम्प्रूव करेगा, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, आपके हेयर की ग्रोथ को इंक्रीज़ करेगा। कैसे? जो हमारे स्टेम सेल्स होते हैं या डर्मल पैपिला होता है, जो हेयर रूट होता है, उसके सेल को जाके कहता है भाई डिवाइड हो, बाल बनाओ। तो वो जब वो डिवाइड करेगा तो वो बाल ही बनेगा ना। ओके ठीक है, तो दैट्स हाउ इट इंक्रीजेज द हेयर ग्रोथ और आपके हेयर की रिकवरी होती है, रीजनरेशन होती है। अगर आपके वहाँ पे डर्मल पैपिला पड़े हुए हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, अलाइव हैं, ये नहीं कि जैसे आप अब मुझे दूसरा सवाल लोग पूछेंगे कि जी जो एक बंदा गंजा हो गया है उसको लगा देंगे तो वहाँ सिग्नल काम करेगा? मर गए बेचारे तो हाँ, वहाँ पे क्योंकि उनके हेयर फॉलिकल्स मिनिचराइज हो गए हैं, उनके वहाँ सेल्स रहे ही नहीं जो रीजनरेट कर सकें, तो उसमें एक्सोसोमल थेरेपी काम नहीं करती। लेकिन थिनिंग में, हेयर की स्लो ग्रोथ में, ड्राई ब्रिटल हेयर में आपके बाल टूटते हों, हमारे जैसे केमिकल डैमेजेस से डाई कर करके स्ट्रेटनिंग करा के। और ये कितना रेगुलरली कराना है? ये आपने वंस अ मंथ करना है, पहले 3 दफ़ा, और उसके बाद हर 6 महीने या 1 साल के बाद, इस तरह से मेंटेनेंस के तौर पे। और कुछ लोगों को मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि एक कर लें, फिर 3 महीने तक उसका इम्पैक्ट देखें। पहले इम्पैक्ट आने दें, आपको इम्पैक्ट पता चलेगा, उसके बाद देखें कि हमें कितनी और ज़रूरत है। वो तो डिपेंड करता है ना, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। Finally, what is your message to the viewers? My message is that I think apart from this, हम स्किन की तो हर वक्त मैं मैसेजेस देती हूँ. What message I would like to give today is to the youth that they should work hard, they should try to make something out of themselves. यानी अपने बलबूते पे, I'm sorry, सोशल मीडिया और सारी चीज़ों को एक साइड पे रख के एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, अच्छी तालीम हासिल करने की कोशिश करें, अच्छी तालीम हासिल करके एक ऑनेस्ट इंडिविजुअल, एक ऑनेस्ट पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें. और हम सब अगर अपनी अपनी जगहों पे मिलके ये काम करेंगे तो शायद हम पाकिस्तान को तरक्की दे सकते हैं. हमारा मुल्क मुश्किल में है. लेट्स ऑल कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग आवर कंट्री. थैंक यू सो मच आमना, एंड दैट्स सच अ ग्रेट मैसेज. बिकॉज देखें, अल्टीमेटली एंटी एजिंग, ब्यूटी, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं. पहले एक अच्छे इंसान, एक फंक्शनल मेंबर ऑफ सोसाइटी, एक अच्छा सिटीज़न बने ऑफ द नेशन दैट यू बिलोंग टू. उसके बाद बाकी सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं. एंड अगेन, जी चाहता है जो हमने बातें की हैं उसके अंदर इन्वेस्टिगेट करें मज़ीद. हमने तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, आगे आपकी मर्ज़ी है व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू डोंट वांट टू डू. खूबसूरत लगना हर इंसान का हक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान उसी तरह का लगे जिस तरह दूसरे सोचते हैं. इट्स योर बॉडी, इट्स योर चॉइस, यू डू व्हाट यू वांट. थैंक यू सो मच आमना. You're welcome. व्यूअर्स, हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे अपने एक लेजेंड को ट्रिब्यूट देते हुए. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. जैसे कि आपसे वादा किया था, हमने आज अपने एक बहुत बड़े लेजेंड को याद करना है, उनको ट्रिब्यूट पेश करना है. 24 मई को हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े सुपरस्टार, एक सिंगर, डायरेक्टर, राइटर, फिल्म मेकर, एक्टर एंड कॉमेडियन की डेथ एनिवर्सरी होती है. आप 1937 में पैदा हुए और आपका असल नाम सईद अली खान था, बट आपको जाना जाता था एज रंगीला जी. जी, आज हम रंगीला जी को याद कर रहे हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे. और आपने 600 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया, और भी बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी आपने अपने नाम किए. आपकी डेथ 24 मई 2005 में हुई. अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद फरमाए. आज हम उस लेजेंड को याद कर रहे हैं कि जो जब ज़िंदा थे तो एक लिविंग लेजेंड थे, और अब हमारे साथ नहीं रहे तो लेजेंड हैं और हमेशा लेजेंड रहेंगे. हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा स्टार रंगीला जी. जब हम ट्रिब्यूट्स की बात करते हैं व्यूअर्स, तो ट्रिब्यूट पेश करने के लिए जब बड़े लोग आते हैं, बड़े लोगों को बड़े लोग ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. और हमारी इंडस्ट्री में ज़्यादातर ट्रेंड यही है कि जब किसी की डेथ, जब जिस दिन मतलब किसी की डेथ होती है तो फ़ौरन तो लोग ट्रिब्यूट पेश कर ही देते हैं. लेकिन जब कुछ वक्त गुजर जाता है तो लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, या कहते हैं कि भाई थोड़ी सी बात कर दो, 2 तस्वीरें लगा दो एंड दैट्स इट. लेकिन रंगीला जी इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी थी कि उनके
पुराने साथी, उनके बहुत से ऐसे दोस्त हैं इंडस्ट्री में भी और इंडस्ट्री से बाहर भी जो उनको बहुत प्यार करते थे और आज भी प्यार करते हैं। उनमें से एक पर्सनैलिटी जो ख़ुद एक हमारी इंडस्ट्री के लिविंग लेजेंड हैं, जो स्टार मेकर हैं, एक बेहतरीन राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और सारी इंडस्ट्री के बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, सपोर्टर हैं। मैं बात कर रही हूँ द ग्रेट सैयद नूर साहब की। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। और सैयद नूर साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है हमारी इंडस्ट्री की बहुत ही प्यारी, बहुत ही लाडली, बल्कि डॉटर ऑफ पाकिस्तान ने हमें आज ज्वाइन किया है। बहुत ब्रिलियंट पर्सनैलिटी और इस चीज़ पे मैं इनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करती हूँ। है तो मेरे से बहुत छोटी, लेकिन आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर द फैक्ट दैट हमेशा जब हमने किसी लेजेंड को ट्रिब्यूट पेश करना होता है तो वो अपनी खिदमात को पेश करने के लिए आ जाती हैं। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ सारा रज़ा ख़ान कि अपने जूनियर्स और सीनियर्स दोनों को बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड देती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच कि आपने सब भी यहाँ पे मौजूद हैं और रंगीला सर को हम याद कर रहे हैं। सो आई गेस इट्स अ बिग डील फॉर मी टू बी हियर। आई नो। और आज हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि रंगीला जी के जो पॉपुलर सॉन्ग्स हैं आप वो शो पे पेश करें। वी नीडेड समवन जिसकी वॉइस क्वालिटी, और आई नो कि हम मेल आर्टिस्ट को भी बुला सकते थे, बट द पॉइंट इज़ योर वॉइस एंड आपकी नॉलेज माशाल्लाह इतनी ज़्यादा है। एंड देन आप जब भी किसी को ट्रिब्यूट पेश करते हो तो विद इन्फॉर्मेशन आते हो, तो वो भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। बल्कि अभी जो पहला गाना हम उनके लिए गाने लगे हैं वो ही लोगों को, शायद मुझे भी एक वक्त था जब लगता था, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर गाना है और उनके बहुत सारे, विल बी अमेज्ड टू नो कि ये भी गाना रंगीला सर के ऊपर पिक्चराइज हुआ है और ये भी उनकी फिल्म से रिलेटेड है। और जब मैंने वो गाना सुना तो इट फेल्ट लाइक अ पोएम जब मैंने पहली दफ़ा सुना, लेकिन जब दूसरी दफ़ा सुना, तीसरी दफ़ा सुना और मेहंदी हसन खान साहब की वो चीज़ मैंने रिकॉर्डेड बार बार सुनी, तो एक एक मुर्की, एक एक श्रुति, एक एक उसकी जो जगह थी और फिर उसके सारे डिफरेंट कॉर्ड्स, फिर जाके पता चला कि एक हुस्न की देवी कितना बड़ा गाना क्यों है और क्या वजह है। क्या बात है। बट हमें हमारा साथ देने के लिए हमारे बहुत ही प्यारे जो म्यूजिशियंस हैं उनके बगैर ऑफ कोर्स हमारा शो नामुकम्मल रहता है। उनको भी हम ज़रूर सलाम करना चाहेंगे और शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। तौकीर हुसैन साहब कीबोर्ड पे हैं, देन वी हैव सिकंदर अली ऑन द ड्रम्स, वी हैव मोहम्मद इकबाल साहब ऑन द बेस गिटार, जग्गू खान ढोलक पे और शाहिद खान ऑन द तबला। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आज ज्वाइन करने का। अच्छा नूर साहब, आपसे ही बात ऑफ कोर्स शुरू करेंगे कि सुपरस्टार रंगीला जी की आज डेथ एनिवर्सरी है, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस अंदाज में आपने उनका इंट्रोडक्शन दिया है, यहाँ पे उनको याद किया है, सच्ची बात है मेरा तो दिल भर आया। मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि मैं तो इस इंडस्ट्री का बड़ा छोटा सा आदमी हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग हैं आज भी जो ज़िंदा हैं, उन सबको उनको याद करना चाहिए, आना चाहिए, बैठ के उनके बारे में बात करनी चाहिए। यही हमारी बदनसीबी रही है फिल्म इंडस्ट्री की, जो आज आपको बिखरी हुई फिल्म इंडस्ट्री नज़र आती है कि ना तो रिगार्ड किसी के जाने के बाद है, ना किसी की मौजूदगी होते हुए रिगार्ड है। बिल्कुल। तो ये रिगार्ड जब तक नहीं रहेंगे तो कैसे लीजेंड्स याद रहेंगे। अभी इन्होंने बात की है सारा ने कि वो नज़्म है और एक एक लफ्ज़ इनको, तो मैं यहाँ शेवन रिजवी साहब को याद करूँगा जिन्होंने इसको लिखा, और निसार बज़मी साहब को याद करूँगा जिन्होंने इसको कंपोज किया। हम उस ज़माने में नए नए राइटर बने थे और हम देखा करते थे कि किस तरह शेवन रिजवी साहब नॉन टेक्निकल आदमी थे, लेकिन उनको डायरेक्टर बनने का बहुत शौक़ था। तो उन्होंने जब ये फिल्म बनाई तो उसमें फिर कोई लिंक नहीं था फिल्म में, लेकिन इतने ज़बरदस्त गाने थे जुगन जी कि लोग वो सिर्फ गाने देखने फिल्म में आते थे और फिल्म बहुत क्लिक कर गई। एक हुस्न की देवी है, देवी मुझे प्यार हुआ था। तो रंगीला साहब के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपना मजाक खुद बनवाया। जितना अपना लोग उनका मजाक उड़ाते थे उतने वो एंजॉय करते थे और वही उनकी कामयाबी की वजह थी। अपना नाम रखवा दिए, कहा करते थे कि मैं तो बॉडी बिल्डर था, मैं तो पहलवानी कर रहा था,
मैं बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले में गया, तो मैं जब ऐसे ऐसे कर रहा था, पोस्चर बना रहा था, तो लोग हंस रहे थे बजाय इसके कि वो मुझे देखें। तो वहाँ मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं लोगों को हंसा सकता हूँ। आप सोचें कि बॉडी बिल्डर थे तो मतलब लोग हंसे तो उनको ख्याल आया कि भाई बड़ी बात है इस चीज़ को रिकग्नाइज भी करना। कोई और होता तो शायद माइंड कर जाता कि ये क्या बकवास है। माइंड ही नहीं करते थे वो, उनका इतना लोग मजाक उड़ाते थे, उनका सीनियर एक्टर, जूनियर एक्टर, और वो इसी को अपनी कामयाबी समझते थे। और जब वो फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, पहली दिल और दुनिया शायद पहली फिल्म उनकी, तो लोग कहते थे ये क्या कर रहा है, ये तो शॉट बताते बताते ज़मीन पे गिर जाता है, ये क्या फिल्म बनाएगा, ये क्या करेगा। लेकिन वो फिल्म उस वक्त की सबसे कामयाब तरीन फिल्म साबित हुई। जो एक्टर्स काम कर रहे थे कहते हमें समझ नहीं आ रही है क्या हमसे काम ले रहा है क्या नहीं ले रहा, लेकिन वो समझ रहे थे। He was a visionary. He is a visionary, उसको पता। तो ऐसे लोग फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम रहे हैं। उनकी जो जोटीदार थे, उनकी जो कॉम्बिनेशन था, मुनव्वर ज़रीफ साहब, इन दोनों को मैं जुगन जी देखा करता था कि जब ये अपनी शूटिंग के लिए आते थे, अपने सीन के लिए आते थे, तो एक कोने में बैठ जाते थे सीन लेके। सीन कुछ है, उसमें इम्प्रोवाइजेशन इतनी ज़बरदस्त ये लोग करते थे कि इतनी इनकी अंडरस्टैंडिंग होती थी कि लोग एंजॉय करते थे। तो मैं तो हैड्स ऑफ रंगीला साहब, इतनी अच्छा, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि नूर साहब, आपकी और उनकी एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, तो आपकी उनसे दोस्ती कैसे हुई और पहली मुलाकात क्या थी? याद है पहली मुलाकात? दोस्ती की वजह पहली दोस्ती बाद में हुई, मुलाकात तो पहले हुई, तो मुलाकात की क्या मुलाकात वो ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में मैं जब आप इतने पुराने तो नहीं पढ़ रहा था। अच्छा, पढ़ रहा था, बस ठीक है ना, थैंक यू, क्लियर कर नहीं, मैं जब एंटर हुआ तो पहली फिल्म मेरी ब्लैक एंड वाइट ही थी, मैं बताऊँ आपको। ओके, चले तो मानते काम मैंने देखा पहली बार इनको AM स्टूडियोज़ में किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान। मुनव्वर साहब का इंतज़ार हो रहा था और ये बैठे हुए थे और स्क्रिप्ट इनके हाथ में था, कभी हंस रहे हैं कभी, तो मैं दूर खड़ा इनको देख रहा था अकेले ही। वो हंस भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और मुनव्वर साहब का इंतज़ार हो रहा है। इतना प्यार था। मुनव्वर साहब आए, यार मैं लेट हो गया, पकड़ के उसको ज़मीन पे गिरा लिया और उसके ऊपर बैठ गए। उसके ऊपर बैठ के तो सीन उसको समझा रहे, अच्छा ये सीन, और नीचे से कह रहा मुझे बाहर तो निकलने दो। मतलब आम जिंदगी में भी जो बहुत कॉमेडी करते थे, लार्जर देन लाइफ। लार्जर देन लाइफ। तो ये मेरी उनसे पहली मुलाकात थी। मतलब आपकी पहली मुलाकात कुछ हैरान कुन सी थी। हाँ। अच्छा, आपकी रिएक्शन की, देखिए बीइंग अ यंग पर्सन ऐसी चीज देखना, आपकी क्या रिएक्शन थी? मैं तो भुचक्का था, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या, और मैं दूर खड़ा था, ना उनसे बात हुई ना कुछ हुआ। और ये उनसे मुझे बोला। फिर जब मैं राइटर हुआ तो मुझे अक्सर कहते थे यार मेरा राइटर बशीर नियाज़, लेकिन तुमसे मैंने लिखवानी ज़रूर है फिल्म। मैं कहा जी ज़रूर, आप नहीं भी लिखवाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आप फिल्में बनाएं बस। ये शायद उनके बाद जहन में थी। और जब उनका फिल्मों में कम हुआ, वो बीमार हुए, तो अक्सर वो ना गाड़ी में बैठ के मेरे ऑफिस आ आपके ऑफिस आते थे और आपके साथ टाइम गुजारते थे? टाइम गुजारना, मुझसे बातें करना चाहते थे। आपकी वो फिल्म मैंने देखी है, क्या फिल्म बनाई है आपने। लेकिन नूर साहब देखिए, इसमें बहुत क्रेडिट आपको भी जाता है। आपको पता है कि जिसकी गुड्डी जिस वक्त चढ़ी हुई होती है ना, वो किसी को मुंह नहीं लगाता, वो लिफ्ट नहीं कराता। और मैंने आपको देखा है, आपने हमेशा हर स्टेज पे अपने करियर में लोगों का साथ दिया है, लोगों के साथ लाड किया है, लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। बल्कि कि इस वक्त एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो जिनकी बड़ी पॉपुलर फिल्म है ये वो, उसको भी आपने जब शुरू में अभी म्यूज़िक वीडियोस बना रहे थे तो आपने मेरे सामने उनको ये बात कही थी कि बेटा मेरे पास आना, कोई गाइडेंस चाहिए वो, कोई हेल्प चाहिए हो, मेरा स्टूडियो पूरा अवेलेबल है। और मुझे आपके वर्ड्स याद है और मैंने दिल में सोचा यार कितना बड़ा इनका दिल है कि खुद इतने मसरूफ़ डायरेक्टर हैं, ही हैज़ सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। किसी जूनियर को जिसका ख्वाब है कि वो फिल्म बनाएगा, उसको कह रहे हैं कि बेटा मेरे पास आना, मैं तुम्हें आई विल गाइड यू एंड जो मेरे से हेल्प चाहिए मैं अवेलेबल हूँ। मुझे याद है आपने कहा था मेरी इक्विपमेंट भी सारी यूज़ करें ना, मैं वहाँ खड़ी हुई थी तो क्योंकि मेरी ये सामने बात हुई। तो ये आपका बड़ापन है। और मैं बड़ा फ़ख्र करता हूँ उस लड़के पे, उस बच्चे पे कि आज के दौर की उसने बहुत बड़ी फिल्म बनाई है और आज के दौर का सिनेमा जो है वो इंट्रोड्यूस कराए। इस पे बात कभी बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ मैं रंगीला साहब का बड़ेपन का एक वाक़या बताना चाहता हूँ। क्या हम
ये वाकया ब्रेक के बाद सुन सकते हाँ, हैं ज़रूर। अगर आपकी इजाज़त हो जी, सर ज़रूर। तो आपसे सॉन्ग सुनते हुए हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे उसकी देवी की, तो उस सॉन्ग को सुनते हुए ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रंगीला जी के बहुत से खूबसूरत वाक़यात और उनकी पर्सनैलिटी के डिफरेंट पहलू, उनके जो स्टोरीज़ और इंसिडेंट्स हैं उनके थ्रू नूर साहब हमारे साथ शेयर करेंगे। हम बड़े ही खुशकिस्मत है कि एक लिविंग लेजेंड हमारे साथ एक पास्ट लेजेंड को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, और उसके साथ साथ खुद एक इतने बेहतरीन स्टोरी टेलर हैं कि स्टोरीज़ के थ्रू ही हम उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे। जी मैं साहिर। आपकी बात से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ही इज़ अ लिविंग लेजेंड इटसेल्फ। सो इंशाल्लाह जुगनदीज के साथ मिलके विल गिव यू लाइव ट्रिब्यूट समडे। हाँ जी, देखिए ज़िंदगी में इंसान को उनको ट्रिब्यूट Exactly. दें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हुस्न की देवी। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। वो रूप के जिस रूप से कलियां भी लजाएं, वो रूप हाय हाय, वो रूप के जिस रूप से कलियां भी लजाएं। कश्मीर के वादी के वो पुरकैफ नज़ारे, कश्मीर हाय हाय, कश्मीर की वादी के वो पुरकैफ नज़ारे। लम्हात मोहब्बत के जहाँ हमने गुजारे, अंगड़ाइयाँ लेकर मेरी बाहों के सहारे। गुलनार नजर आती थी वो शर्म के मारे, यक तरफ न थे हुस्न
इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। बहुत ही खूबसूरत ट्रिब्यूट पेश किया सारा ने। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। थैंक यू फॉर गिविंग मी द ऑनर, सीरियसली। और जैसे ही हम ब्रेक में गए हैं तो सारा ने घूम के हमारे म्यूजिशियंस का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन होती है एग्जैक्टली। और वो जब तक सिंक ना होना तो इट डजंट वर्क। यही तो बात है, जब आप लाइव सॉन्ग गा रहे होते हैं और जब आप डिजिटली ट्यूनर शूनर के थ्रू करते हैं, डिफरेंस यही होता है। जो उस वक्त जेन्युइन चीज़ हो रही होती है, नूर साहब आपको पता है, वो वही होती है। ट्यूनर ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। देखो ट्यूनर ने बहुत सी चीज़ों का बेड़ा गर्क कर दिया, गाने के समेत और भी बहुत सी चीज़ों का। लेकिन ये भी एक और प्रोग्राम है। हाँ, एक एक वर्ड गाते हैं यार, एक क्या एक वर्ड मजाक गा के है उसको ना। जोड़ देते हैं और फिर अगर लाइव गवा दो तो बंदा शक्ल देख रहा होता है कि यार ये तो कुछ और ही था। इसलिए आपको पता है हम क्या करते हैं, जब कोई नया सिंगर हमें गाना भेजता है तो सबसे पहले हम उनको बुलाते हैं और कहते हैं जरा सामने बैठ के गाएं। क्योंकि नूर साहब कसम से बिस्ती खराब हो जाती है। बिस्ती खराब हो जाती बिस्ती कितनी खराब हो बड़ी जाती है, बिस्ती। ऑनर बंदा कच्चा हो ये जाता है कि यार ये कितनी बड़ी बेइज्जती है कि वो खराब हो जाती है, उससे भी बड़ा काम हो गया। तो बिस्ती भी खराब हो जाती है ना, डबल बिस्ती। मुझे लगता है इसीलिए आप फिर जब बहुत ज्यादा आप देखो खराब हो डबल जाती हैं- चॉकलेट स्कूप नहीं होता। डबल चॉकलेट क्या होती है? चॉकलेट ही होती है जी हाँ, जी ना, हाँ। डबल चॉकलेट यानी कि डबल बिस्ती इज बिस्ती खराब। अच्छा नूर साहब देखिए, आप राइटर हैं, मुझे पता है आप सेंसिटिव हो जाते हैं अल्फाज की वजह से, मैंने कहा इसलिए मैं क्लियर कर दूं अपने आप को। अच्छा, जैसे कि अल्फाज से भी अगली चीज़ होती है अल्फाजात, लेकिन इस पर भी हम किसी और दिन बात करेंगे। रंगीला जी की बात कर रहे थे आप, रंगीला जी के बड़ेपन की एक हमारे साथ वाकया शेयर करने लगे थे। बड़ेपन की मैं वो आखिर में रखा हुआ था मैंने वो वाक़या, लेकिन पहले मैं सुना था। जब आखिरी दिन थे इनके हॉस्पिटल में, तो मुझे तो बहुत मोहब्बत थी, मैं उनको मिलने के लिए गया। तो ऑलमोस्ट हाफ फेंट थे सिर्फ आँखें, तो मैंने उनका हाथ पकड़ा जाके, मैं कहा अस्सलाम वालेकुम, ऐसे आंखें खोल के देखा मुझे, स्पॉट चेहरा बिल्कुल। मैंने कहा मुझे पहचानते हैं मैं कौन हूँ? कहते हैं बड़ी मुश्किल से, आप वो हैं जिनके आने से यहाँ नूर आ गया है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। राइटर बोल रहा है, मरते हुए भी। तो ये जो बड़े लोग होते हैं ऐसे बड़े नहीं बनते। कहीं ना कहीं उनका अखलाक बहुत बड़ा होगा, कहीं ना कहीं उनका फ़न बहुत बड़ा होगा, कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर बहुत बड़ा होगा, कहीं ना कहीं उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे निभा रहे होंगे। तो ये जो वक्ती तौर पे बड़े बन जाते हैं, इसीलिए मुंह के बल गिरते हैं कि उनके पास वो सब कुछ नहीं होता जो हम समझ लेते हैं कि ये है। लेकिन मुझे ये बताइए कि रंगीला जी को रंगीला जी क्या चीज़ बनाती थी? वो क्या चीज़ थी? वो उतना हर बंदा ढूंढता है कि वो कौन सी चीज़ थी जो उनको, देखिए बहुत से लोग यहाँ पे अगर फेम के हम टेयर्स बनाएं तो अगर ये टॉप टेयर है तो लोग यहाँ पे तो पहुँच जाते हैं, यहाँ पे बड़े कम लोग पहुँचते हैं जैसे कि रंगीला जी। वो क्या चीज़ थी रंगीला? क्योंकि हर ऐसे शख्स के अंदर कुछ एक होती है चीज़। डेडिकेशन। वहाँ पहुँच के भी वो सोच रहे हैं कोई अच्छा काम करनी, वो नहीं कि मैं जो करूँगा वो अच्छा हो जाएगा, नहीं, मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छी टीम लेनी है, उनसे अच्छा काम लेना है, मुझे अच्छी सिचुएशन बनानी है, एक फ़िल्म बनाने के लिए मुझे अच्छे लोगों को इकट्ठा करना है। अकेला आदमी तो कोई कुछ नहीं है, टीम। देखिए जो सिलेक्शन ऑफ टीम है ये भी बड़ा ज़बरदस्त काम है, ये और यही डायरेक्टर का काम है। डायरेक्टर सारे काम नहीं कर सकता, लेकिन जब वो टीम इकट्ठी करता है तो उन लोगों को इकट्ठा करता है जो उनके सपोर्टर होते हैं, बाजू होते हैं। बीइंग एन एक्टर, बीइंग अ कॉमेडियन, बीइंग अ सिंगर, डायरेक्टर, राइटर, फिल्म मेकर, आपके ख्याल से उनका सबसे ज़्यादा टैलेंट कहाँ पे लाई करता था? देखिए हर बंदा बहुत से काम कर सकता है, लेकिन कोई एक चीज़ होती है जिस पे वो ज़्यादा एक्सेल करते हैं। देखिए सारे शोबों में उनका कमांड थी। देखिए जब वो स्टोरी राइटिंग करते थे तो वो चीज़ ढूंढ के लाते थे जो पकड़ लेती थी ऑडियंस को, उनके दिलों को पकड़ लेती थी। वो एक गाना अगर ये गा दें
सैड सैड सॉन्ग था। सजना है महफिल हाँ, तेरे लिए सजना सजाई है है। महफिल। हाँ बिल्कुल। वो उन्होंने वो दीदार फिल्म से मुतासिर हुए दिलीप कुमार की, और उनसे मुतासिर होके वो उन्होंने वो किया सारा, तो ये डेडिकेशन होती थी। लेकिन उनका फिल्म स्टाइल आपके स्टाइल से मुख्तलिफ था, काफ़ी मुख्तलिफ था। ऑफ कोर्स हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है। वो नहीं, कॉमेडी, बट क्योंकि आप कि वो सीनियर भी थे और आपका उनसे लाड भी था, तो वो आपको फीडबैक देते होंगे। तो एज अ सीनियर किस किस्म का रवैया था उनका टुवर्ड्स जूनियर्स? बहुत मतलब बहुत बड़ी वो बात है कि वो अपने- आपके पास आते थे, अगर आपको फ़ोन करते थे और कह देते कि मेरे पास आ जाओ, तो और आप मेरे चले पास जाते। वो इसलिए नहीं आते थे कि मैं कोई बड़ा था या मैं कोई, मेरे पास इसलिए आते थे कि हम ख्याल थे। मैं उनके बात को बहुत गौर से सुनता था, उनके ख्यालात को बहुत इज्जत देता था, और मैं ये कहता था कि सही साहब बहुत ज़बरदस्त, वेरी गुड। और वो नहीं भी काम कर रहे, फिल्म नहीं भी, लेकिन उनकी चाह थी कि मैं फिल्म बनाऊं, और वो मुझे कहानी सुना रहे। बहुत चीज़ें नहीं समझ आ रही होती थी, वो इतनी तेज़ी में बोल जाते थे। लेकिन बीइंग ए सीनियर, बीइंग ए बड़ा एक्टर, बीइंग ए बड़ा राइटर डायरेक्टर, हाँ जी सही साहब बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ये जो बात होती थी, ये आपको मजबूत करती है रिश्तों में। तो इसीलिए वो मेरे पास आ जाते थे, शायद ये कोई अच्छी बात करे, मेरा दिल जो उदास है वो खुश हो जाए। आप एक फाइनेंशियली टफ टाइम से फिर गुजरे, जी, जब सिचुएशन, जब बीमार हुए, सारा कुछ हुआ। एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने इतना काम किया, इतना लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ा कमाया, अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट हैपेंड, हुआ क्या? देखिए, मैं ये एक परसेप्शन है कि जी बड़ा पैसा मिलता है, ऐसी कोई बात मैं चाहती हूँ कि आप क्लियर करें ये बात। ऐसा होता ही नहीं। मेहदी हसन साहब ने सारी ज़िंदगी 5 से 10 हज़ार रुपये लिए गाना गाने के। मैडम नूरजहाँ 15,000 रुपये लेती थी। तो ये महीने में कितने गाने गा लेते होंगे, लेकिन एक जो नज़र आता था वो बहुत बड़ा नज़र आता था, ग्लैमर नज़र आता था, आवाज़, रोब। क्योंकि जब ऐसे लोग दुनिया से जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं एने बुरे हालात च गए, इसीलिए ऐ कि एने पैसे कमाए नहीं तो कितने वीरान की, जब मतलब तक काम लोग चलता सॉरी रहता है, बात करते हैं ये। जुगन, जब तक काम चलता रहता है, अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, साफ सुथरे भी रहते हैं, और पान सीधी भी बात खाते है, हैं। लोग भी आपको बड़ा केटर करते हैं, केटर- लोग लेकिन- मुफ्त के आपको कपड़े भी भेज देते हैं, लेकिन आपको जब- आपको बहुत इज्जत रिस्पेक्ट दी जाती है। बट ऑब्वियसली जब आप ऑफ स्क्रीन होते हैं या नहीं नजर आ रहे होते, तो सारे लोग हाथ खींच लेते हैं, पैसे भी नहीं आ रहे होते और बाकी सारे भी हाथ खींच वही लेते ना, जब काम नहीं हो रहा होता तो फिर कहते हैं जी ये देख मांग रहा है, मांगने पे आ जाते हैं। वो ये मसाइल रहे हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। पैसा नहीं था, लेकिन नाम बहुत ऊंचे ऊंचे बने हैं। आज पैसा आया है, मैं बताऊं, आज के दौर में अब भी पैसा। कहाँ नूर साहब इतने पैसे आए जो देखिए, जो बेसिक लेवल के, मतलब जो देखिए, कुछ ऐसे डायरेक्टर ज़रूर हैं जो बहुत हाई बजट मूवीज़ बना लेते हैं, उनको मिल जाती हैं, वो मतलब स्पॉन्सर्स ले आते हैं, ये वो। बट हर बंदा नहीं बना सकता। नूर साहब, आप अभी 50 करोड़ की फिल्म बना सकते हैं? हम कहाँ से पैसे जमा करेंगे इस किस्म के सवाल ही प्रोजेक्ट पैदा के? नहीं होता। देखिए, रियलिस्टिक बात करनी है ना, क्योंकि रिटर्न किधर है? सिनेमे इतने हमारे नहीं है नहीं, आप जो 50 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं वो सारी 50 करोड़ की नहीं बनाएंगे। वो अभी जब बनाएंगे वो कम बजट की बनाएंगे, और हर किसी को हर सब्जेक्ट और हर फिल्म 50 करोड़ की बनती भी नहीं है। बट सर देखें ना, अगर एक फिल्म फॉर एग्जांपल 3 to 5 करोड़ की बनती है, रियलिस्टिक सी बात करते हैं, 10 करोड़ की भी बनती है, अब उसके अंदर एक्टर जो है, चाहे आप 3 मेन या 4 मेन एक्टर भी कर लें, उनको आप करोड़ तो नहीं देने वाले ना, कुछ लाख ही देंगे ना। कैसे? मतलब एक अनअफोर्डेबल बात हो जाती है ना फॉर अ डायरेक्टर आल्सो, फॉर अ एक्टर्स का भी प्रोड्यूसर आल्सो। डिपेंड करता है। देखें कि हु इज सेलेबल, कौन अपनी ऑडियंस लेके आता है, और फिल्म में उसकी वैल्यू बनती है और उसकी कीमत लगती है। ठीक है। यहाँ अगर कोई यहाँ से उठ के कोई भी आए कि जी मैं इतने पैसे लूँगा, अभी काहे के तुम पैसे लोगे? नए लोग आते हैं, हम उनको ट्रेंड करते हैं, तो ऐसे लोग भी आए नए जिन्होंने कहा जी हमें आप पैसे कितने देंगे? भी किस बात के तुम्हें पैसे तो तुम जब कामयाब होगे, अपनी वैल्यू बनाओगे, अपना नाम बनाओगे, अपनी कीमत बनाओगे, फिर अच्छा, नूर साहब का ये मतलब नहीं है कि 1 रुपया भी नहीं देना, बट बात ये है कि अगर एक न्यू आर्टिस्ट को एक मुआवजा देना है कि भाई उसके आने जाने का खर्चा हो जाए, उसकी बेसिक क्यों मतलब हो जाए, क्यों? मैं इस बात के भी खिलाफ हूँ। आप
कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, आप फीस देते हैं। आप यहाँ पढ़ने आए हैं, आप सीखने आए हैं। मैं 5 साल एवेन्यू स्टूडियो से मिकलोर रोड तक पैदल आता था, पैदल जाता था, चप्पल टूट जाती थी। मैंने पैसे नहीं मांगे थे, मैंने इज्जत मांगी थी, मैंने मुकाम मांगा था उस इंडस्ट्री से। मैंने ये चाहा था कि मैं वहाँ कुछ बन जाऊँ। रंगीला साहब भी बिल्कुल ऐसे ही थे, उन्होंने भी बड़ी स्ट्रगल करके देखे, वो फौरन तो वो भी नहीं बने स्टार। हाँ नहीं, उनको वक्त लगा। छोटे छोटे रोल किए उन्होंने। मुझे याद है पहली फिल्म, शुरू की फिल्म उनकी सुरैया, शबाब किरानवी साहब की फिल्म, जिसमें वो नौकर बने हुए, वो हर वक्त दाता थी आई थिंक जिसे स्टार्ट किया था। नहीं, सुरैया की मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये उनकी कॉमेडी थी। तो वो एक सीन में वो ट्रे लेके आते हैं, और तुमने इतनी देर कर दी, कहते जी मुझे आज भी वो याद है वो सीन, हंसी आती थी। उस ज़माने की कॉमेडी ऐसी होती थी। हाँ, उस ज़माने की ऐसी होती थी। अब बंदा करे तो कहते हैं इनका डॉक्टर के पास लेके जाएं, फिर सीन शूट कराएं। अच्छा, हम नेक्स्ट सॉन्ग क्या ट्रिब्यूट पेश अभी करें? सर ने जिस गीत का जिक्र किया है, मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली ही हैज सम इमोशनल अटैचमेंट विद दैट ट्रैक। सो मेरा ख्याल है कि मैंने रियाजत तो की है थोड़ी बहुत, तो बिल्कुल, उसको दिल गाने छू की लेता है जिसारत वो। करते हैं। ओके मेरी जान। हाँ जी। सजनाए में फिर असां तेरे लिए सजाए, सजनाए में फिर असां तेरे लिए सजाए, सजनाए में फिर असां तेरे लिए सजाए। प्यार बुलावे आजा, प्यार बुलावे आजा, कानों से दिलाए, सजनाए में फिर असां तेरे लिए सजाए। अपना बना ले मैनू, छड़ दे गरूर ने, अपना बना ले मैनू, छड़ दे गरूर ने, असा तेनू ए हो गए आखनी जरूर ने, तेरे बाजों मेरे इस गम दी खुदाई, सजनाए में फिर ऐसा तेरे लिए सजाए।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही खूबसूरत ट्रिब्यूट सारा आपने पेश किया। अगेन खुश रहें, आबाद रहें। और नूर साहब और मैं बस एक दूसरे को देख ही रहे थे और इमोशनल हो रहे थे। इट्स ट्रू, इट्स सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। बल्कि जसारत कि ये जो गाना है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम सर रंगीला के बिहाफ पे उनकी ट्रिब्यूट डे पे ये गाना गाएंगे, लेकिन जब मैंने उस सारे गाने रिसर्च किए तो उसमें हैप्पी सॉन्ग्स के बीच में एक ये गाना था और इतना दिल से बना हुआ था कि दिल से बना हुआ था और दिल से लगने वाला, डायरेक्ट दिल की तारों के साथ कनेक्ट होने वाला। I'm glad you liked it. अच्छा, आप किचन में भी एक नज़र घुमा लेते हैं क्योंकि वो भी एक ज़रूरी एलिमेंट होता है। तो आइए देखते हैं जी आप भी क्या जी। सैंडविचेस तैयार हैं, थोड़े फ्रेंच फ्राइज भी मैंने बनाए हैं। और आप तो पानी का गिलास भी पिला देती हैं तो वो लजीज होता है। तो ये तो फिर भी आपने सैंडविचेस बनाए हैं, ये तो आप कुछ ज़्यादा तारीफ कर देती हैं। थैंक यू। आप ये अल्लाह खुश रखे, आपको आबाद रखे। वंडरफुल। और इनके हाथ का खाना चख लोगी तो बहुत बड़ी बात कहने लगी हूँ, अम्मी के हाथ का खाना भूल जाओ। मैं बड़ी बात कहने लगी हूँ, बहुत बड़ी बात कहने लगी हूँ। अम्मी से बहुत मेरा प्यार है, लेकिन अम्मी भी चखेगी तो कहेंगी मैं अपना खाना भूल जाऊँ। सो शी इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और ये एक हमें हीरा मिला है तो हम अब इनकी जान ही नहीं छोड़ते। हम कहते हैं आप अब हर हफ्ते आपने आने और आप नहीं आएंगी तो हम आपसे रुस जाएंगे। माशाल्लाह। देखिए बात यह है कि लेजेंड हर बंदा इन देयर ओन राइट बनना चाहता है और हर इंसान अपने घर में तो लेजेंड होता ही है, लेकिन उन लेजेंड्स को रिकग्नाइज करना और उनको रिस्पेक्ट देना और उनको रिगार्ड देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब हमारे पास थोड़ा कम वक्त है और फिर एक और सॉन्ग भी हमने सुना है। एंड में आप क्या कहना चाहेंगे नूर साहब? मैं चाहूँगी कि आप आराम से 4-5 मिनट आराम से अपने हमारे व्यूअर्स को बताएं जो भी आपके दिल में बात है, रंगीला जी से भी रिलेटेड और लेजेंड से रिलेटेड। देखिए लेजेंड जो है वो है, आज तो हर कोई जो जिसको 5 साल हुए लेजेंड फलाना, लिविंग लेजेंड। नहीं वैसे आप हैं। मैं नहीं मानता हूँ। 600 साल तो आपको हो गए। अभी काम करना है मुझे। उम्र आपकी 500 साल और काम 30 करना से 35 होगी, लेकिन 600 साल से तो आप कर ही रहे हैं काम। 500 और करना, 1100 हो जाएंगे तो फिर वो तो 900 चूहे थे। हाँ नहीं ये 1100 साल है। अच्छा मैंने कहा चूहे 900 थे। अच्छा जी। वो बिल्ली खाती है। वो बिल्ली खाती है। अच्छा तो मैं बिल ना अच्छा जी चलिए यही कि गुफ्तगू चलती रहेगी। अच्छा मुझे आप बताइए कि देखिए हमें इस वक्त ना रंगीला साहब की खुशगवार बातें, मैं 3 बार रोया हूँ इस दौरान में। मैं चाहता हूँ कि हम उनके वो वाक़यात जिसमें वो हंसी आती है, लगता है कि यार ये ऐसा ही। देखो वो लोग उनको एबनॉर्मल कहते थे कि इनको नहीं पता ये क्या बात करें, लेकिन नहीं वो बड़ी गहरी बात करते थे। उनको सब्जियां, कच्ची सब्जियां, कच्चे फल, जो पका हुआ अमरूद नहीं कच्चा अमरूद, ये खाने का बहुत शौक़ था। मोस्टली वो जैसे बकरा नहीं खाता ना करें। मैं आपको साहब नहीं मजाक करें, मैं सच कह रहा हूं। कसमें कच्चे सब गाजरें और वो खीरे वो यूं करके खाते। नहीं पर यूं करके मजाक में खाते थे। नहीं खाते, वो खाते सामने रख के जेन्युइन किस्म के। हाँ। अच्छा मैं अब आपको जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, ये हम कोलंबो में मिस कोलंबो की शूटिंग कर रहे थे। बाबरा उसकी हीरोइन थी। व्हाट अ मूवी। ये कॉमेडियन थे। वहाँ पाइनएप्पल मिलते हैं, अनानास जो है। अब रात को कहीं इन्होंने ना वो सब्जियों की तरह अनानास मिले, वो अनानास लेके वो उसको काटा नहीं ऊपर छुरी से, क्रच का हाय वो तो ऊपर से वो ये करके, हाँ वही ना, इतना वो सख्त होता है और वो तो चुभता है। उसमें पॉइजन होता है ऊपर। वो खा के तो सो गए। सुबह उठे जब बाथरूम गए तो चेहरा देखा तो वो इतना बड़ा हुआ। उनको एलर्जिक रिएक्शन हुई है। उनका शोर मचाना, ओए मनु की हो गया, मन पर मैडम शिमी मेरा भागते हुए आ रही है, उधर से बाबरा आ रही हैं, ओए की हो गया सही साहब तो अच्छा बड़ा अच्छा टाइम था शूट, बट आपको उसी दिन तो सीन शूट करने चाहिए थे। नहीं वो तो पैनिक हो गए सारे, परेशान हो गए थे। परेशान हो गए वो डॉक्टर पे लेके गए। फिर जनाब डॉक्टर ने कहा कि ये पॉइजन हो गया है, एलर्जी हो गई है, ये वो ट्रीट किया उन्होंने। तो वो 3 दिन के बाद वो नॉर्मल हुए। अच्छा तो ऐसे से थे और ऐसे ये रेगुलर हरकतें थी। रेगुलर। अच्छा एक लेजेंड को आपके ख्याल से ट्रिब्यूट कब देना चाहिए? जब वो अच्छा काम करे तो
यानी कि पार्टली जब- देना चाहिए कोई अच्छा काम किया, ताकि वो आइंदा उस पर जिम्मेदारी डाल दें कि ये तुमने बहुत अच्छा काम यानी किया कि है। जब लेजेंड जिंदा हो तो तब उसको ट्रिब्यूट देना ट्रिब्यूट चाहिए। देना चाहिए। देखिए लाइफ टाइम में ट्रिब्यूट दें तो बहुत बेहतर बात है। होता असल में ये है कि जब दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो जैसे कि मैंने शुरू में बात की कि पॉपुलैरिटी के लिए, वायरल होने के लिए सारे उस वक्त ट्रिब्यूट दे रहे होते जी। हैं। जब कुछ वक्त गुजरता है तो कहते हैं रहने दो, ये वो व्हाटएवर। अब देखिए कवि साहब हमसे जुदा हुए, कवि खान साहब एक लेजेंड आदमी, ही स्टार्टेड एज अ स्टार, एज अ हीरो, देन ही प्रोग्रेस्ड कंसिस्टेंटली। उस आदमी ने काम किया। व्हाट अ मैन, व्हाट अ रियल हीरो एंड लेजेंड। एग्जैक्टली। अब मेरी ख्वाहिश है कि हर बार जब उनकी डेथ एनिवर्सरी आए या जब भी कोई मौका मिले, उनको ट्रिब्यूट हमें पेश करना चाहिए। अच्छा, ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप कवि साहब की एज में या नदीम साहब की एज में या मेरी एज में हम लोगों को ट्रिब्यूट दें, ये भी ज़रूरी नहीं है। मैं समझता हूँ, मैं जो बात करने जा रहा हूँ, बिलाल लिशारी इस दौर का वो फिल्म मेकर है जिसने एक नए सिनेमा को इंट्रोड्यूस कराया है इस मुल्क में। बिल्कुल। लोग कुछ भी कहें मोरा जट के बारे में, ऐसी है वैसी, दिस इज द राइट टाइम टू गिव ट्रिब्यूट टू हिम। और वही वाली बात है ना, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इंटरनेशनली भी एज अ डायरेक्टर बहुत पजीराई मिली है। और आपको याद है कि सबसे पहली रेड कैमरा पे म्यूजिक वीडियो बिलाल ने शूट की बिलाल थी। ने शूट किया, बिल्कुल। सबसे पहली। और बात ये कि देखें, जो इंसान अच्छा काम करता है व्यूअर्स, उसको क्रेडिट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी हौसला अफजाई करना। क्योंकि बात पता है क्या है, 90% इंसान जो है वो रिस्पेक्ट का और थोड़ी सी एक रिकग्निशन के कोई दाद दे तो नहीं, उसका उसको पता तो चले कि उसने कितना अच्छा काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ बिलाल को बैठा होना चाहिए और 5-6 जो सीनियर डायरेक्टर्स हैं या राइटर्स हैं या एक्टर्स हैं, वो बैठ के उससे बात, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जो उससे बैठ के बात कर रहे हो, उसके बारे में बात कर रहे हो। यहाँ सिवाय बुराई के कुछ है नहीं। और बुराई वो करता है जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता। 100%। जो आपकी बराबरी कर सकता है वो हमेशा वो आपकी तारीफ करेगा, बिल्कुल। और बुराई वो करेगा जो और सर सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को इज्जत देने से आपकी इज्जत कम नहीं होती, बढ़ती है आपकी बल्कि बढ़ती है इज्जत। और जिस दिन लोग ये रियलाइज़ कर लेना, तो शायद हम लोग भी अपने दिल और दिमाग खोल लेंगे और दिल बड़े कर लेंगे। क्या क्या के थक गए हम, मानते नहीं। ब्लेस यू सर, थैंक यू। आज आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालना। आप हमारे लिए एक बहुत ही ग्रेट और बहुत ही अजीम पर्सनालिटी हैं। आपने हमेशा हमें गाइड किया, प्यार दिया, कभी अच्छा काम किया उस पर आपने सपोर्ट किया, कभी बुरा काम किया तो आपने हौसला अफजाई की, बुरा नहीं फील कराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी जब मैंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई ऐसी चीज़ की जिस पे अगर नेगेटिव पुशबैक आई, तो ये वाहिद इंसान है जिन्होंने हमेशा प्यार दिया कि पुत्र कुछ नहीं होता, हो जाएगा, डजंट मैटर, समझने में समथिंग गलती बेटर, हो जाती समथिंग है। न्यू, बट अगली बार ना करना, बिल्कुल। रादर देन अगले बंदे को बुरा फील कराना। तो सर अल्लाह आपको खुश रखे, आपको ज़िंदगी दे, और प्लीज़ जल्दी कुछ ऐसा बनाएं धमाकेदार फिर से, ताकि हम लोग की कोशिश तरह। कर रहे हैं इंशाल्लाह। सुना है मैंने कि कुछ एक्साइटिंग चीज़ें आ रही हैं। बेस्ट ऑफ लक सर, वी लव यू एंड वी हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर यू। थैंक यू जान। Sir, I love you also, but you are my bacha, so I will ask you for the last tribute, and of course, I guess I know that very well. That's why I'm always here. that's why you're always here and will always be here. तो actually हम दोनों को एक ही खातून से बहुत प्यार है, जिसको And she loves you too. she I'm loves talking me, about my she mother. loves me more than you. No, don't say that. ये देख लेना, वो कौन है? इनकी अम्मी। अच्छा, अम्मी, ये हमारी एक रनिंग कंटिन्यूटी चल रही है। कमाल है। हाँ जी, अम्मी मुझे ज़्यादा प्यार करती हैं, इसको लगता है ऐसे करती मैं हैं। मामा के लिए तरफ से आपके लिए गाना गाती हूँ लास्ट में। और सबसे मैं एक ज़रूरी बात, मतलब हमारे मजाक तो चलते रहते हैं, लेकिन माय ओन ब्रदर वो सेइंग कि भाई आप ये गीत जो है वो क्यों गा रही हैं दोबारा। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए हमारी नेबर कंट्रीज़ में भी आज तक छोटे छोटे बच्चों को भी उनके लेजेंड्स के गाने याद हैं और हर कंपटीशन में वो बार बार गाते हैं। और हमने अपने सीनियर्स को याद करना छोड़ दिया है, बट क्रेडिट गोज़ टू जुगनदीज़ और उनकी टीम के। वो हमेशा जब इस कोलैब के लिए मुझे बुलाते हैं तो मैं दौड़ी चली आती हूँ, क्योंकि ये गाने हमेशा हमें दोहराते रहना चाहिए ताकि हमारी जनरेशंस को हमेशा हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री याद रहे। सो लव यू मेरी Another जान, hit थैंक track. यू टू यू आल्सो फॉर योर टाइम। वो तो मुझसे छोटी, लेकिन काम में ये हम बार सब बार से क्यों आगे कह रही है माशाल्लाह। मुझसे छोटी है? बहुत छोटी है, मेरे से इतनी सी थी जब आई थी शो पे पहली अच्छा, दफा। आप लग नहीं रही उनसे नहीं, छोटी। वो लगना एक और कहानी है, लेकिन है तो मेरे से मानना उम्र में कुछ बहुत और है। छोटी, और मेरा बच्चा है ये।
और मेरा बहुत ही प्यारा और लाडला शुक्र है बच्चा। अल्लाह का कि ऐसे लोग हैं, वरना लोग मुझे कितना बड़ा समझते होंगे टीवी नहीं पे। तुम सारा आंटी एक अच्छा सा गाना उस्ताद है सारा आंटी। बस अब यही रह गया करने को बाकी। और हमारे म्यूजिशियन भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे जी। एंड साउंड्स टू। वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोड़िया, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोड़िया, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोड़िया, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोड़िया, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोड़िया। तेरे मुखड़ी ते पलवी संग दे, तू एटा रंग रंगीला है, तू एटा रंग रंगीला है। नैन मेरे ते था दिल पे मांगदे, तू बोता क्यों शर्मीला है, तू बोता क्यों शर्मीला है। इश्क दा बादशाह तू